ਸਾਰਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਚੰਡੀਗढ़ पढ़न ਦੇ ਲਈ आई सी और फिर मोहब्बत हो जाती है नीरज। जैसे हम बचपन में थे तो हम एक ही बात बोलती थी अपनी मम्मी को कि अगर तालिबान ने बाय चांस पूरी अफ़गान में अटैक कर लिया तो इससे पहले हम तालिबान के हाथ आ जाए तो आप खुद ही हमारे गला घोट के मार दो। बचपन में वहाँ पे बोलते हैं ना कि रिश्ता तय हो जाता है। मेरा भी रिश्ता मेरे अंकल के लड़का के साथ हुआ था बचपन में, जब मैं अपनी माँ के पेट में थी, मुझे पता भी नहीं था। बंदूक लेके आया जो अंकल का लड़का था मेरे सर पे टांग के कि अभी कभी मेरे साथ शादी कर लो, फिर जहाँ जाना है दोनों चल। यार कमाल दी गल है यार, अही गाणियां च सुनते सीगे कि बंदा मार के कसूर पूछते, मतलब वहाँ पे गोली चलाने से पहले कोई सोचता नहीं है? नहीं सर, पर अगर मैं जाऊँगी सर मेरा लाश तक नहीं मिलेगा जितना। आपकी फ़ोटो लेके एक आदमी आया था, ऊंचा लंबा हट्टा कट्टा कमांडर, मतलब 6-7 आदमियों को पकड़ ले तो जाने ना दे हाथ से अपने। वो आराम से मार सकता है सर 10-15 लोगों के साथ भी लड़े तो आराम से मार सकता है। ऐसे उसको मार दिया था, उसकी लाश तक उसकी फैमिली को नहीं दिया था कि कुत्ते खा ले कोई भी खा ले, इसकी लाश नहीं उठाना है। तो लगा करती थी घरे ਹੁਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ मतलब इदा नहीं होना चाहिए। हमने अफगान में बहुत चलाई है पापा से। अच्छा हाँ जी, कभी कभार ये मतलब जैसे पुलिस वालों की बंदूक वगैरह दिखा देते हैं, सारा ये देख ले डराने के लिए। मैं बोलती हूँ पुलिस वालों को कह रही सर चला तो लोगे ना इसका मतलब है आप कैसे हो, चतुर हस्तन। हाँ जी, आप कैसे हो। अगर आपने रिप्लाई देना है माखूब हस्ता, यानी कि मैं ठीक हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ, माखूब हस्ता हूँ। हाँ जी, ये बस इतनी तक आता है। साल के अंदर उसकी बच्चा नहीं हुआ तो उसके ऊपर दूसरी औरत लेकर आते हैं वहाँ पे। अगर पहली शादी से उस औरत से बच्चा नहीं हुआ, हाँ जी, 1 साल के अंदर अगर बच्चा नहीं हुआ तो दूसरी औरत उसके ऊपर लेकर आते हैं। 6 साल शादी को हुआ था उसकी, फिर गली में जाके सेल वगैरह करते हैं ना, वहाँ पे बेच देते हैं। वहाँ पे तो कुलियाम बंदूकें आपको मिलेगा, सरियाम बेच देते हैं। कौन सी बंदूक चाहिए तो कितने की मिल जाती है? AK-47 वहाँ पे शायद 5,000 से स्टार्टिंग है। AK-47 की नहीं, पिस्तौल पिस्टल की 5,000 से स्टार्टिंग है वहाँ पे। ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक के सारी पिस्टल्स वहाँ पे मिल जाती हैं। सारे मिलता है सर वहाँ पे। और AK-47 कितने की मिल जाती है? वहाँ पे मिलता है 30-40 हज़ार का आराम से मिल जाता है। कोई लाइसेंस अगर लाइसेंस की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है अफगान में खिलौने हैं ये तो, है ना जी, वहाँ पे अगर आपको चाहिए, आपके कोई दोस्त है, पुरानी दुश्मनी है उसके साथ, तो आपको पता भी नहीं लगेगा, खाने में जहर डाल के दे दे। मतलब ऐसे बिहेव करेंगे कि आपके सच्चे दोस्त हैं, मतलब इससे कोई अच्छा है ही नहीं है दुनिया में। अच्छा, आपको पता नहीं लगा खाने में क्या मिक्स करके दे रहे हैं। अच्छा खाना खिला दिया सर, मीठा तो हो जाए तो वो हाँ बंदा जी, मार के खुद खा जाते हैं। खुद ही खा लेते हैं, ऐसा भी होता है वहाँ पे। मतलब आज तक किसी ने उसकी कब्र नहीं देखा हुआ है, आज तक किसी भी उनके नॉन से कोई भी आए किसी ने नहीं देखा। कहती मैंने हरी सिंह नलवा तेरे नाल ब्याह कराना है, हरी सिंह ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਜਾਬਾਜ਼ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣੂਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਜਵਾਕ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ, ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਐਡਰੈਸਿਡ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀਰਜ ਮਲਿਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਲਿਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀ और फिर
ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਐਡਰੈਸਿਡ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, अफ़गानिस्तान है ना। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर, बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारी हिस्ट्री है, कैसे USSR अफ़गानिस्तान में आता है, इन्वेड करता है, उसके बाद कैसे USA फंडिंग करता है तालिबान को, मुजाहिदीन को, और तमाम तरह की चीज़ें हैं। और फिर बाद में अभी रिसेंटली कुछ साल पहले US आर्मी वहाँ से चली जाती है। तो आपका अफ़गानिस्तान में, अगर मैं और हमारे दर्शक जानना चाहें, किस तरीके का बचपन था? जो हम सुनते हैं कि वहाँ पे फ्रीडम नहीं है और एक प्रेशर के अंडर आपको रहना पड़ता है, वो कितनी सच्चाइयाँ उसमें? एक्चुअली सर, मेरे जो बचपन वहाँ पे गुजरी है, मतलब वहाँ का माहौल ऐसा है कि लड़कियाँ बिल्कुल सेफ़ नहीं है। जैसे यहाँ पे हम आधी रात को भी घर से निकल के मतलब बाहर घूम सकते हैं, वहाँ पे 3 बजे के बाद लड़कियों को अलाउड नहीं है। जिस जगह पे मैं रह रही हूँ तो वहाँ पे सारा दिन बॉम्ब, गोलियाँ, ये चलता रहता है सारा टाइम। वहाँ पे जैसे हम बचपन में थे तो हम एक ही बात बोलती थी अपनी मम्मी को कि अगर तालिबान ने बाय चांस पूरी अफ़गान में अटैक कर लिया तो इससे पहले हम तालिबान के हाथ आ जाए तो आप खुद ही हमारे गला घोट के मार दो। ऐसा मेरी मौसी तो ये बोलती थी कि कब्र में मुझे जिंदा दफना दो इससे पहले कि मैं तालिबान के हाथ आ जाऊँ, क्योंकि लड़कियों के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं वहाँ पे। बहुत बेरहम है वो, बहुत ज़्यादा सर। और ऐसे क्यों है वो? जैसे आप बोलते हैं ना कि मुस्लिम धर्म में तो ये नहीं है ना कि किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर लो, ये वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं इस बात को। हाँ, वहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताऊँ, लड़कियाँ हैं, मतलब उनकी भी शौक़ है कि पढ़े लिख के कुछ बन जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। 7वीं तक 8वीं तक क्लास में जाने के बाद उसके बाद फिर उनके बाद 10-12 साल की एज में शादियाँ ज़बरदस्ती करवा देते हैं फैमिली, और बोल देते हैं कि हमारे ऊपर से बोझ हट गया, अब जिसके साथ शादी होगा तो उसी के ऊपर ही है इसकी बोझ। उसके साथ अगर उसके पति ने मारपीट भी कर ले, कुछ भी कर ले, तो अपने माँ बाप के घर नहीं आ सकता वहाँ पे। बोल देता हमने तो दे दिया अब अपनी लड़की, चाहे तुम्हारे ऊपर कोई और किसी और को भी शादी करके लेकर आए, बोझ हट और एक गया। आदमी कितनी शादियां करवा लेता है? वहाँ पे तो एक 4-5 भी कर लेता है सर। नीरज, कभी सोचा ही ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਆਏਗਾ ਯਾਰ? ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। नॉन वेज छोड़ा हुआ है अभी 2 महीने से कि नहीं खाना है, क्योंकि अभी सावन चल रहे हैं, तो देखते हैं अगस्त के बाद, चलो उसके बाद तेरे को करा दूँगा। कहते ठीक है। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ? हाँ जी, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ? एक्चुअली इसके भाई के दोस्त थे मेरे, जब मेरा बिज़नेस था तो जान पहचान थी उनके साथ मेरी, तो वो आए थे चंडीगढ़ घूमने। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है नीरज जी, भाई मेरी सिस्टर है, मैं उनको भी यहाँ रेस्टोरेंट में बुला लूँ? मैंने कहा कोई बात नहीं। तो ये आई, तो जब आई तो नज़रें वहीं की वहीं रह गई, दरवाजे की तरफ ही, कि अच्छा ये इसकी बहन है। तो मेरा दोस्त और मैं देख रहे हैं कि यार ये इसकी बहन है। अब तू कह रहा था कि दोस्त की बहन, मैं कहा मैं तो नहीं मानता इसे। तो मैं तो बात करूँगा इसका। तो उस दिन तो चलो बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि भाई वगैरह साथ में तो डर रहता है ना कि भाई है, शर्म भी रहती है। हाँ, तो फिर उस टाइम बात नहीं हुई, तो उससे काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी, कम से कम 4-5 महीने ढूंढने की कोशिश करी, तो ये मिली नहीं, पता चला ही नहीं कि कहाँ रहती है कहाँ नहीं रहती है। क्योंकि अचानक ही उसके भाई ने रास्ते में बोला कि यहीं पे रोक दो गाड़ी, ये यहाँ से चली जाएगी। तो काफ़ी दिन वो कहते हैं ना हमारे में गेड़ियाँ मारना, गेड़ी गुड़ी मारते रहे, लब्भी नहीं पर हैगी, रहिंदी होस्टल जैसी बाहर कितों आना था, तो होई नहीं। फिर मुलाकात नहीं हुई, तो एक दिन अचानक हॉस्पिटल 'ਚ मुलाकात हुई।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੱਪ ਵੱਢ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਸੱਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੋਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨੀਰਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਵੱਢ ਗਿਆ, ਲੰਕੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨੀਰਜ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੌਣ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ? ਸੱਪ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ? ਸੱਪ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਗਏ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਸੱਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ 1:30-2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪੂਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸन्नाटा ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਚੀਖਾਂ ਚਿਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇ ਬੀ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏਗੀ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾਸੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ? ਇਹਨੇ ਆਪ ही कहता, कहती आप मेरे भाई के दोस्त हो ना? मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। मैं कहा आप यहाँ पे कैसे? कह रही मेरे लैंडलॉर्ड को थोड़ा अटैक आया है तो मैं इसलिए। कह रही आप यहाँ पे कैसे? और मैं कहा मेरा मामा है, फुदू ही हरकत करता, फिर सप ने वढ़ लिया उन्होंने। मैं कहा मैं उन्होंने दिखाना। कहती नहीं आप अपने मामा जी को दिखाओ क्योंकि सांप ने काट लिया है। और मैं कहा पंगा लेगा सप नाल तो फिर लड़ना ही है, मेरा मामा कोई बात नहीं, तेरा लैंडलॉर्ड ज़्यादा जरूरी है। मैं ਇਹਦੇ लैंडलॉर्ड ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਲੰਬੇ ਉੱਚੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਣ, ਤੇ ਯਾਦਾ ਮਾਮਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹਾਂ, ਮਾਮਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਮਾਮਾ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਲੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਟਰਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮਾਮਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਈ ਬੁਲਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਸੱਪ ਨੇ ਕੱਟਿਆ। ਤੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕੁਰਤੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਡੱਬੀ ਕੱਢੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਕੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਡੱਬੀ 'ਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਦਫਨਾਤਿਆ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੱਪ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ, ਸੱਪ ਗੱਡਿਆ ਤੇ ਡੱਬੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੱਟਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ तू कांटेक्ट कर ली। तो कहती ठीक है। तो मैंने बहाने से नंबर लेना था, नंबर लिया तो इसने एकदम से फटाक से अपना नाम बताया कि मेरा नाम है मलाले। क्या है? कहती मलाले। अड़ गया मैं कहाँ से शुरू हो रहा है? मैं अमन तेरे को समझा? कहता तू आप ही पूछ ले, मैंने तो पता नहीं लगता। मैं कहा ऐसा करो नंबर लिख दो और सेव कर दो और बता देना पहला अक्षर कहाँ से है, मैं देख लूँगा, डायलिंग में डाल दो। तो फिर बातचीत उसने नंबर दे दिया, तो फिर बात बहुत शुरू होने लगी। तो फिर बात आज चलते चलते फिर यहाँ तक आ गई। सारा यहाँ कैसे पहुँच गए आप? चंडीगढ़ कैसे पहुँच गए? क्योंकि वहाँ से निकलना एक बड़ा टास्क है, यहाँ पहुँचना एक बड़ा टास्क है, और यहाँ पे रह कर के अपने आप को आगे ले करके जाना ये भी अपने आप में बड़ा टास्क है। तो वहाँ से निकले कैसे? एक्चुअली सर जो स्कॉलरशिप वहाँ पे चलता है ना, इंडियन स्कॉलरशिप, तुर्की का हो गया, अलग अलग देश का स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाता है वहाँ पे। मैंने जो पेपर दिया था, पहला पेपर जो स्कॉलरशिप मैंने दिया था, ये भी मेरे पापा के थ्रू मिला था। जब मेरे पापा शहीद हो गया था तो उन्हीं के थ्रू मुझे मिला था ये। फिर मैंने चुपके से परिवार से बिना पूछ के वही अपने शहर में मैंने चुपके से पेपर दिया था अपने मासी की लड़की के साथ जाके। फिर वो रिज़ल्ट आया, मतलब मम्मी का नंबर उसमें ऐड किया हुआ था मैंने। फिर कॉल आया, फिर अचानक ही काबुल बुलाया कि आ जाओ इंडियन एम्बेसी में, यहाँ पे आपने एक और पेपर देना है। फिर उस टाइम भी मतलब बहुत रुका। मेरी मम्मी ख़ुद पसंद नहीं करती थी कि मैं जाके पेपर दे दूँ। जो मेरे सपोर्ट में था वो मेरे रियल भाई जो भी जावेद है, वो तुर्की में है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम में। उन्होंने बोला कोई नहीं, इसको पेपर देने दो आप। फिर काबुल आई थी हम, मैं और मेरी मम्मी, साथ में भाई भी था मेरा। फिर वहाँ पे मैंने पेपर ऐसे दे दिया, मैंने सोचा भी नहीं था कि पास हो जाऊँगी मैं इस पेपर में। देखकर वहाँ पे 1.5 महीने रुक गई थी मैं काबुल में। फिर वापस हम जौज़जान आ गए। फिर वहाँ पे आने के बाद 6 महीने बाद फिर कॉल आया था कि आपका पेपर हो गया, क्लियर हो गया,
अब अपना पासपोर्ट पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सारा ख़र्चा मेरा गवर्नमेंट की तरफ से था। जिनको स्कॉलरशिप मिलता है तो गवर्नमेंट की तरफ से होता है सारा ख़र्चा। फिर उस टाइम में तो बहुत रोक टोक हुआ, क्योंकि जो बचपन में वहाँ पे बोलते हैं ना कि रिश्ता तय हो जाता है। मेरा भी रिश्ता मेरे अंकल के लड़का के साथ हुआ था बचपन में, जब मैं अपनी माँ के पेट में थी, मुझे पता भी नहीं था। मतलब आप कोख में थे हाँ और जी। उससे पहले ही आपके बारे में ये डिसाइड कर लिया गया था हाँ, कि आपकी शादी किसके साथ होगी? हाँ जी। आपके मामा के लड़के के साथ? नहीं, अंकल के लड़का के साथ। अंकल के लड़के के साथ? हाँ जी। फिर जब मैं मतलब मेरा जन्म हुआ, धीरे धीरे मेरी मतलब उम्र बढ़ता गया, जवानी पे आई, तो एक 10-12 साल की एज में थे तो लगातार आने लगी रिश्ता अंकल के घर से कि ये हमारी बहू है। हमने तो पहले डिसाइड किया हुआ था किसी और के साथ शादी नहीं करना है। फिर उस टाइम में मेरे जो पापा है वो बहुत पढ़े लिखे हैं। फिर मैंने एक ही बात बोल दिया कि मैंने शादी नहीं करना है इससे, क्योंकि वो जो लड़का था वो दारू भी पीता है, सिगरेट भी पीता है, जुआ खेलता है, ऐसा कोई काम नहीं है जो उसको नहीं आता हो। फिर मेरे पापा ने बोला तो चलो ठीक है, अगर तेरा मन नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पापा ख़ुद पढ़े लिखे थे, मम्मी है नहीं है पढ़े लिखे। फिर जब वीज़ा आया मेरा पासपोर्ट काबुल पे यहाँ पे आके वीज़ा पे देने लगी तो बहुत वहाँ पे रोक टोक हुआ। बंदूक लेके आया जो अंकल का लड़का था, मेरे सर पे टांग के कि अभी कभी मेरे साथ शादी कर लो, फिर जहाँ जाना है दोनों चलते हैं, अदरवाइज़ जाने नहीं देना है। तब तक आपके फादर साहब थे? नहीं, शहीद हो गया था शहीद हो सर। गए अगर मेरे पापा होते तो किसी की इतना हिम्मत नहीं होता था बंदूक लेकर आ जाए सीधा घर तो पे। जब वो बंदूक लेके आया तो फिर उसके बाद? क्योंकि फिर उसके बाद मैंने सीधा ना बोल दिया, मैंने इससे अच्छा गोली मार दो, मैं क्यों कर लूँ शादी। जो मेरी मामा थी तो मामा आ गया उस टाइम, जो 4 मामा है मेरा, चारों आ गए उस टाइम। फिर अंकल को कॉल किया, उन्होंने बोला अगर अभी कभी तुम्हारा बेटा यहाँ से नहीं निकला तो हम यहाँ पे खुद ही गोली मार देंगे इसको, क्योंकि जब हमारी लड़की नहीं चाहता कि ज़बरदस्ती शादी कर ले तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो आप लोग, क्योंकि इसके पापा ख़ुद नहीं चाहता था शादी कर ले इसके साथ। फिर उस टाइम तो उसको निकाल दिया। फिर मेरी मम्मी, अभी भी मेरा मम्मी उसी पे मन है कि उसी के साथ ही शादी कर लो अभी भी? अभी भी। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਅਹੀ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਸੂਰ ਪੁੱਛਦੇ, मतलब वहाँ पे गोली चलाने से पहले कोई सोचता नहीं है? नहीं सर। फिर काबुल जब हम आए वहाँ पे एक मेरे मामा जो मेरे सपोर्ट में थे, मामा मम्मी और साथ में एक छोटा वाला भाई, हम आ गए काबुल। वहाँ पे जब मेरा वीज़ा लग गया, 2 महीने लग गया प्रोसेस में, वीज़ा वगैरह आ गया, तो उस टाइम में फिर जो इंडियन एम्बेसी था वहाँ पर भी उसने कॉल किया था कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बीबी को यहाँ से भगा रहे हैं। जो फ़्लाइट में था एयरपोर्ट, वहाँ पर भी झूठ उसने, बोल दिया उसने? हाँ, एयरपोर्ट में भी उसने 2-3 पुलिस वालों को कॉल किया था, साथ के साथ मेरी पिक्चर भी भेजा था कि इसको जाने नहीं देना है, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है इसके साथ, तो इसको भगा रहे हैं इसके माँ बाप। फिर उस टाइम में भी मेरे जो जावेद भाई था उन्होंने बोला कि मैं ख़ुद तुर्की से आ जाता हूँ, फिर सबूत दिखाने के लिए बोल दो, अगर शादी हुई तो कुछ वीडियोस इसके पास पड़ा होगा, वो दिखाने के लिए बोल दो साथ में, क्योंकि वहाँ पे अगर रिश्ता तय हो जाता है तो रिश्ते से पहले एक दिन वो फंक्शन वगैरह रख देते हैं वहाँ पे। क्या कहते हैं उस फंक्शन को? वो हमारे में भी वही, जैसे यहाँ पे तोई बोलते हैं हमारे में। क्या बोलते हैं? तोई। तोई। हाँ जी। फिर उन्होंने बोला साथ में अगर लड़का करा है तो दिखा दो कोई सबूत कि हाँ इसमें रियलिटी में हुआ है। फिर उस टाइम तो मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से निकली थी। मैंने आने टाइम भी एक ही बात बोल दिया था मम्मी को कि मैंने वापस नहीं आना है, क्योंकि मम्मी लगातार कस्में दे ही जा रहा था कि तू पढ़े लिख के वहाँ से वापस आके इसी के साथ ही शादी होना है और किसी के साथ भी नहीं। मैंने साफ मना कर दिया था। फिर यहाँ आने के बाद फिर आपकी पढ़ाई का भी क्या फ़ायदा था अगर इतना पढ़ाने लिखाने के बाद एक अनपढ़ के साथ आपको ब्याह देंगे? हाँ जी। फिर आगे मैं यहाँ पर भी आने के बाद लगातार अंकल के कॉल्स आता था। जो आप कितने भाई बहन हो? मैं 5 हूँ सर। मतलब 4 भाई हैं? 4 भाई और मैं आप बहन नहीं है मेरी। इकलौती हो? हाँ जी। ओके। यहाँ पर भी आने के बाद लगातार अंकल के कॉल आने लगे कि वहाँ पे अगर किसी ने पूछ लिया तो सीधा बोल देना मैं शादीशुदा हूँ, मेरे हस्बैंड अफ़गान में हैं। फिर मैं ऐसा क्यों बोल दूँ जब मेरी हुई नहीं है। मैंने मतलब कितने सालों से आप पीछे पड़े हो, तो मैं सीधा ना बोल रही हूँ तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अभी उसकी शादी भी हुआ है, आपको बताऊँ,
शादी भी हो चुका है, एक लड़की भी है उसकी। अभी भी लगातार मम्मी के पास आके धमकियाँ दे के जाता है कि वापस इंडिया से बुलाओ और मेरी बच्चे के साथ शादी कर लो। अभी भी लगातार कॉल्स वगैरह, मैंने तो वो जो मेरे दूसरे फ़ोन पे कॉल्स वगैरह आता था वो तो मैंने साइड पे रख दिया, साथ के साथ नंबर भी चेंज कर दिया मैंने। अभी भी है, उनको अभी भी उम्मीद है कि मैं इनसे डिवोर्स लेके आ जाऊंगी किसी ना किसी दिन, ऐसा उम्मीद है। वो शादी करना तो बहुत दूर की बात है। इस बार अगर मैं जाऊंगी सर, मेरा लाश तक नहीं मिलेगा जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं पीछे मतलब काफ़ी टाइम पहले एक ही बार मेरी मम्मी का कॉल आया था। उन्होंने इतना बताया कि अब अभी अगर नहीं मरवाना है तो अभी मैं खुद ही मरवा दूंगी, जितनी भी ज़मीन वगैरह है वो बेच के मैंने जान से मरवाना है मुझे। मेरी मम्मी खुद ही ऐसे ऐसे बोलने लगी। लास्ट कब हुई थी माँ से बात? काफ़ी हो गया, 8-9 महीने पहले लास्ट टाइम बात हुई थी, उसके बाद हुई नहीं। आता है बीच बीच में कॉल से आता है, जो पुराना वाला फ़ोन है, तो गालियाँ देने के लिए, क्योंकि पीछे पासपोर्ट भी बनाया था मेरी मम्मी ने, अंकल ने भी पासपोर्ट बनाया था, यहाँ पे आने की तैयारी में था। जस्ट तालिबान ने अटैक करने से पहले पूरा प्लानिंग चल रहा था उनका कि आ जाए, क्योंकि हमारे में ज़्यादातर लोग ना डोंकी के थ्रू चलते हैं, 2 नंबर के रास्ते से। हाँ, तो फिर ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ हुई? हाँ, तो पहले मैंने अपने मॉम से बात करी कि ये लड़की है तो मैं शादी करना चाहता हूँ। तो मॉम ने बोला हाँ इसको यहीं पे रख और तू जा ज़रा, मुझे बात करनी है। पता नहीं उन्होंने आधा पौना घंटा क्या बातें करी क्या नहीं करी, और इस ये आई बोली चलो। मम्मी कहती जा छोड़ा इसे, मैं बाइक पे था तो मैं छोड़ा। तो काफ़ी देर तक साइलेंस रही हमारी बाइक पे। मैं सोच रहा हूँ क्या बात हुई, ये पता नहीं क्या। मैं फिर इसको पूछा, मैं कहा बात क्या हुई, तो कहती रोक लो बाइक। तो बाइक रोकी, सीरियस एकदम, मतलब कुछ है ही नहीं इस फेस पे एक्सप्रेशन, एकदम हवा उड़ी हुई। तो इसने ऐसे करके हाथ खोल कर दिखाया 501 रुपये शगन। मैं कहा तुम माता से पैसे लिए? कहती नहीं मम्मी ने खुद दिया, शगन दिया है कि हमारा ओके हो गया। फिर मैं माता का फ़ोन करा, मैं कहा माता, कह रही हरामजादे छट के फटाफट करे आ जा। मैं कहा सारा मम्मी नहीं देगी तो अपनी तरफ से कह रही है कि हमें मेरी माँ का पता है ना, अभी प्यार से बुला लेगी और फिर जो धुलाई होएगी हमारे में, जो सूता जाएगा घर पे ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। हाँ, तो मैं कहा फिर इसको छोड़ के मैं फटाफट घर पहुंचा। तो कहती मैं कुड़ी ने दसिया सारी चीज़ां दसी है, इदा है तो बई पुत तू देख रहना तू है बई तेनू जचदी है। मैं कहा हाँ भाई मैनू तो बई बहुत पसंद है। कहता ठीक है, फिर कोई चक्कर नहीं, सानू कोई चक्कर नहीं है। नीरज, मैं ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। हाँ, 1 से 1.5 साल हो गया। ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਮਾਰੀ, ਆਂਟੀ ਬਾਹਰ ਆਏ। हाँ हाँ। ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, कौन बंदा? कित्थों आ माहौल ही गया? सर ऐसा क्रिएट हो चुका था ना लाइफ में। तो ਯਾਰ कोई ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਿੱਥੋਂ, ਕੌਣ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕ ਦੱਸੇ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ? जी 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 जी। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋਇਆ। ओके, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ आंटी वो सिचुएशन ही सर ऐसी थी कि जैसे ही घर की घंटी बज जाए ना तो दिल की धड़कन इतनी जोर जोर से धक 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 करती थी ना। सिचुएशन ऐसी थी, कौन आ गया, कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, क्योंकि धमकियाँ ऐसी ऐसी यार थी। ਇੱਥੋਂ मैं जोड़ना चाहना सारा, जैसे धमकियाँ आती थी, है ना, और नीरज ने कहा कि दिल की धड़कन बढ़ जाती थी, कोई बेल कर दे आके या कोई आ जाए घर पे, कोई ऐसी जिसको आप जानते नहीं हो। और वहीं से अफ़गानिस्तान से आपकी फ़ोटो लेके एक आदमी आया था, ऊंचा लंबा हट्टा कट्टा कमांडर, मतलब 6-7 आदमियों को पकड़ ले तो जाने ना दे हाथ से अपने। वो आराम से मार सकता है सर। 10-15 लोगों के साथ भी लड़े तो आराम से मार सकता है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका फिजिक्स बता रहा था, देख के एक आइडिया हो जाता ना आदमी को कि यार, एक तो होता जिम विम गए हो, बॉडी बनाई है तो कितना का मार लेगा, है ना, तो हम भी ईंट उठा के मार ही देंगे। लेकिन नहीं, उस एक जो देखने का सर पता लग जाता कि ये ट्रेंड है, ट्रेंड आर्मी और कमांडो टाइप, हाँ ट्रेंड बंदा है वो प्रॉपर।
उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके चलने का स्टाइल, एक जजमेंट तो है ना सर, कोई भी बंदा देखता है, एक आर्मी वाले को देखे, एक पुलिस वाले को देखे, तो बंदा आराम से फ़र्क समझ लेता है कि ये बंदा इस तरीके का, ये बंदा इस तरीके का। तो सारा जिस दिन वो आया उस दिन आपके घर पे कोई फंक्शन चल रहा था ना, सब लोग लोहड़ी का दिन था, लोहड़ी का दिन सीगा उस दिन। तो वो जब आया तो एकदम से आपके तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई होगी। मेरा सर मतलब शक्ल ही बदल गया था, खून ही नहीं रह गया था शक्ल में, आगे पीछे से रंग पीला पड़ एकदम गया था। से एकदम से पीछे से आवाज़ दिया मलालाई। मैं शौक हो गई, मैंने तो यहाँ कैसे, एक्चुअली वो है मम्मी की मासी का लड़का जो आया था पीछे। फिर बोलता है मैं 1 महीने से दिल्ली रह रहा हूँ और मैं लगातार ढूंढ रहा हूँ तुझे, तो मिल ही नहीं रही हो। फिर अफ़गानी लोगों से कांटेक्ट किया था उसने, पिक्चर वगैरह भेजा हुआ था जो कि इंडिया में अफगानी है। हाँ जी हाँ जी, उनसे कांटेक्ट किया था कि ये कहाँ रह रही है, मुझे इसका एग्जैक्टली लोकेशन बताओ। एक्चुअली वो मम्मी ने भेजे थे यहाँ पे कि उनको ये लगा था कि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं मजाक कर रही हूँ उनके साथ। फिर आया हुआ था, मतलब पूछने लगा कि ससुराल कहाँ है दिखाओ। फिर मम्मी से भी मिलाई मैंने उस टाइम, मम्मी से तो इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई उसकी, वो हिंदी भी अच्छे खासा जानता है, वो बोल लेता है हिंदी। तो वो वहाँ पे क्या काम क्या करते हैं, क्या पेशे में? वो कमांडो थी, अभी इस टाइम में तालिबान की कमांडो है वो। मतलब वो तालिबानी कमांडो आपके तक आ गए। और लोहड़ी का फंक्शन है, सब रिश्तेदार वहाँ पे हैं और एक तालिबानी कमांडो वहाँ आ रहा है जो आपका भाई लगता है। आप दोनों साइड पे जाके बात कर रहे हो और लोग आपको देख रहे हैं। सारे देख रहे थे वहाँ पे क्या हुआ। फिर मैंने इनको कॉल लगाया, मम्मी ने शायद कॉल लगाया, पेरेंट्स ने कॉल लगाई क्या आ जाओ। फिर ये आए, बातचीत करने लगे कि मम्मी चाहते कि तो वापस आ जाओ, एक बार इनको ले आ जाओ साथ में कि देख लेते हैं कैसे परिवार है। और मैं सिर्फ इसीलिए आई हूँ कि तुम्हारी मम्मी ने भेजी हुई है मुझे यहाँ पे। फिर इनको बोलने लगा कि चलो चलते हैं वहाँ पे, मतलब इसकी तो और कोई बहन है ही नहीं है, मतलब घर के इकलौते दामाद, तो चलते हैं वहाँ पे। डिप्लोमेटिक होता था। हाँ जी, कि मना रहा था वो, करा जीजू जीजू करने लग गया वो वहाँ कि हमारे भी कुछ हैं, मतलब भाई हम 4-5 भाई हैं, हमारा परिवार बहुत बड़ा, इकट्ठे रहते हैं, तो एक इसी की तो शादी देखने का हमारे में था। अब उसने भी ऐसा कर दिया है, तो बड़ा इमोशनली कर दिया उसने ऐसे ऐसे करके। मैं भी मान गया कि अच्छा चल यार ऐसा है तो फिर तो मैं तेरा जीजा, तो फिर चलते हैं भाई, अफगान है ना। कह रहा जीजा जी मैं मान गया वहाँ पे। कह रहा जीजा जी आपको 3 लाख में वहाँ पे कोठी दिला देंगे बड़ी। मैं कहा 3 लाख में यहाँ भाई ज़मीन नहीं मिलती इतनी जितने में हम खड़े हैं। तो कहता नहीं जीजा जी वहाँ तो बहुत सस्ता ये है, वो काफ़ी करने लगे इन चीज़ों को लेकर। तो ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ? मैं मान गया, मैं कहा बंदा। और कितनी देर ਚ ਮਨਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? हार्डली 40 मिनट लगाए होंगे उसने कन्विंस करने में। 40 मिनट तक ये भी बात कर रहे हैं, मैं भी आ गया। फिर आपने क्या समझाया? फिर नहीं, जाने के बाद समझाया उसके। जाने के बाद मैंने इनको बोल दिया कि मैंने अभी तो मान लिया आपने ज़मीन वगैरह का लालच वगैरह आपको बता रहा है कि ऐसे सस्ता मिलता है। मैंने वहाँ पे जाने के बाद पता नहीं कि हम दोनों की लाश भी ना मिले। मैंने इतना पता लगेगा कि इंडिया से जा चुके हैं दोनों, लेकिन कहाँ गए ये नहीं पता लगता, क्योंकि बीच रास्ते में मार दें, कोई भरोसा नहीं होता। फिर ये बोला अच्छा ऐसा भी होता है। मैंने बोला जाओ फिर अगर जाना है तो चलते हैं। मैंने लाश तक नहीं मिलेगा जितना मुझे पता है। फिर इन्होंने बोल दिया कि नहीं 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 जाना है। मम्मी के साथ बात की मैंने, सासू माँ के साथ। मैंने उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे सीन है कि वहाँ पे मम्मी पता नहीं कि हाथ पैर बांध के मतलब पत्थर से मार मार के या मार दे या सीधा गला काटते बीच रास्ते में। ऐसा सारा पहले कभी देखा होते हुए आंखों के रियल सामने? लाइफ ही दिखा है सर, लाइफ ही देखा है। क्या देखा था? वहाँ पे एक लड़की थी, मतलब अफ़गान के लड़का के साथ उसने भाग गया था वहाँ से, भाग गई थी। हाँ जी, दूसरे शहर गया हुआ था भाग के। जब मैं उस टाइम में 6-7 साल की एज में होंगी मैं। फिर उसको पकड़ के लेके आया था वहाँ पे इतना बड़ा खड्डा खोल के ना, फिर आधा शरीर तो लड़की का दफना दिया था, पूरा हाथ पैर बांध के आधा शरीर दफना दिया था। और सिर बाहर तक रखा था? सर यहाँ तक बाहर ही था। फिर सबसे पहले तो पत्थर उसके माँ बाप के हाथ में दिया था कि सबसे पहला पत्थर तू ही मार देगी इसको। अच्छा, मतलब और उसका कसूर क्या था? उसका कोई कसूर नहीं था सर, लड़का के साथ प्यार ही था उसका, मतलब लड़का भी शादी करने वाला था उसके साथ। था वो तालिबान से ही? नहीं सर, तालिबान से नहीं था लड़का, बाहर से था कहीं? हाँ जी, बाहर से। अच्छा, उसको आधा दफना दिया उसके शरीर को और उसके माँ बाप को कहा कि पहला पत्थर आप लड़की के मारोगे। फिर उसको इतना पत्थर मारा सर, 1 घंटे तक। आप सोच लो कि पत्थर मारेगा वो जिंदा बचेगा?
1 घंटे बाद भी देख लेते हैं, अगर उसका सांस चल रहा है तो वापस बोल देते हैं पत्थर मारना शुरू, जब तक जान ना निकल जाए। लड़का का तो सीधा फांसी दे दिया था लड़की के साथ, और उसकी लाश तक उसकी माँ बाप को उठाने ही नहीं दिया। पर वो तो कितनी तड़फी होगी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा, और ये आपने अपनी आंखों के सामने देखा हाँ होते जी, हुए? इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी सर, अब पूछ मत सर। उसके अलावा एक रुखसाना था वहाँ पे, मतलब काफ़ी साल पहले, जब रुखसाना वो भी लड़की थी। रुखसाना नाम लड़की का? हाँ ओके। जी, वो भी मतलब उसने तो ना प्यार किया था किसी के साथ, ना किसी के साथ उसका रिलेशन था। वो जब 5 साल की थी तो तालिबान उठा के लेके गया था उसको अपने घर से। 5 साल की थी। जब वो 15 साल का हो गया रुखसाना, मतलब उसको पूरा टीवी में लाइव दिखाया सर कि ये लेडीज़ गंदा काम करती थी। जो अफगानिस्तान के वहाँ के चैनल्स थे, हाँ जी, हाँ जी, उन पे लाइव दिखाया टॉर्चर। हाँ जी। और वो लड़की इतनी चिल्ला रही थी टीवी में भी कि मुझे छोड़ दो, मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या किया है, तुम लोगों ने जो भी किया है, तुम लोगों ने ज़बरदस्ती किया है मेरे साथ। मतलब इतनी बुरी तरह से उसको मार दिया था, उसकी लाश तक उसकी फैमिली को नहीं दिया था कि कुत्ते खा ले, कोई भी खा ले, इसकी लाश नहीं उठाना है। अभी फिर उसके बाद उसकी 3 साल की बहन को लेके गई थी तालिबान। पहले वाली बहन को मार दिया, 3 साल की बहन को भी उठा के लेके गए थे। आज तक नहीं पता चला कि उसकी बहन कहाँ पर है। तो उसकी बहन का क्या कसूर था? हाँ, कोई भी कसूर नहीं था। वहाँ पे अचानक ही पता नहीं लगता आपको कि एकदम से अटैक हो जाता है, आपको पता नहीं लगता कि एकदम से हमला होके वो पीछे हटते भी नहीं है, पूरा जोर लगा के घरों में घुस जाते हैं, लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। ना जवान को छोड़ देते हैं, ना जिनकी एज 50-60 साल की जो औरत है उनको भी नहीं छोड़ते हैं वहाँ पे ऐसा सीन होता है वहाँ पे। फिर जो माहौल हमने वहाँ पे देखा है, तो मैं हर टाइम बोलती थी कि नहीं, मुझे यहाँ से निकलना ही है, क्योंकि रहना ही नहीं था यहाँ पे मुझे। फिर मैं मम्मी को भी बोलती थी कि मम्मी मुझे नहीं रहना यहाँ पे। जिस हिसाब से वहाँ का माहौल था सर, मुझे डर लगता था कि आधी रात को कोई अटैक कर ले तो हमारे क्या होएगा यहाँ पे, ऐसे ही माहौल होता था वहाँ पे। दोस्त थे वहाँ पे? वहाँ पे है दोस्त, मैंने बाहर का कोई इतना वो नहीं बनाया हुआ है, मतलब बॉयज़ लड़कियाँ जैसे दोस्त थी? हमारे में मौसी के लड़का के साथ शादियाँ होती ना, वहाँ पे तो हम ना अपने मौसी के लड़का के साथ शायद बात कर सकते हैं, ना अंकल के लड़का के साथ, ना मामा के लड़का के साथ। अगर हमें बाई चांस रिश्तेदारों ने देख भी लिया हाय हेलो बोलते हुए, तो इतनी मतलब इल्ज़ाम लगा देंगे, पता नहीं इसके अफेयर चल रहा होगा इसके साथ, गंदी लड़की है तभी तो इसके साथ ये बातचीत कर रही है, ऐसे बोल के लगातार उसको गालियाँ ही देंगे लड़की को। फिर वहाँ पे तो ऐसे सीन है सर कि जैसे हम बाहर जाते हैं मार्केट वगैरह पे, तो या मम्मी साथ में चलते हैं, या बड़े भाई, या मासी के साथ। अकेले जाना अलाउड नहीं है, वो भी सुबह मॉर्निंग में हम 11 बजे जा सकते हैं, 3 बजे के बाद फिर घर पे बैठना है, बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि बाहर पता नहीं चलता कि कभी भी उठा के लेके जाए लड़कियों को। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोज़ क्राइम होता है वहाँ पे, रोज़। और जो लड़की का कसूर भी नहीं है तो उसको भी जान से मार देते हैं। सारा अभी शुरुआत में जब हम बातचीत नहीं कर रहे थे, तब आपने अपने पिताजी के बारे में बताया, वो भी एक फोर्स के साथ जुड़े हुए थे ना? आर्मी में था सर। आर्मी में थे। हाँ जी, बॉम्ब लगा के उड़ा दिया था। यूएस के लोग यूएस के साथ ही काम करता था मेरे पापा। फिर जब मेरे भाई की वो चल रहा था, एंगेज वाले दिन चल रहा था, उस टाइम 2 गोली मार दिया था पापा ने। एक गर्दन पे लग गया था, एक शोल्डर पे लग गया था, और पीछे से मतलब कमर से गोली निकल गया था पापा। आपके फादर के गोली मारी थी? हाँ जी। और किसने मारी थी ये भी तालिबान ने मार दिया था सर। और जो पापा के मतलब एक खबरी होता है ना वहाँ पे, जिसने बता दिया था कि ये इस रास्ते से जा रहा है, वो भी पापा के खुद के आर्मी के था, जो पश्तून जो था। मुखबरी हाँ जी, उसी ने बता दिया था कि अभी ये जा रहा है। उस टाइम भी पापा 5 ही लोग था सारा। जब आर्मी वहाँ से विड्रॉ की हुई, वहाँ से यूएस आर्मी चली गई, 1990 के नज़दीक यूएसएसआर वहाँ से चला गया। रशियन आर्मी जो सी थी, जिसने इन्वेड किया था अफ़गानिस्तान में, वो चली गई थी। उसके बाद फिर यूएस आर्मी वहाँ से चली गई अभी रिसेंटली, है ना? तो जो हम वो वीडियोस देख रहे थे कि कोई प्लेन से लटक रहा है, हाँ जी, हाँ जी, है ना, जो भाग रहे थे वहाँ से अफ़गानिस्तान से, वो डर था उनका कि अभी तालिबानियों का राज आ गया तो अभी ये तो मुश्किल करेंगे।
क्योंकि वहाँ पे जो है ना, जो रियलिटी मैं आपको बताऊँ, जो रियलिटी होता है वहाँ पे, जैसे 3 साल के बच्चे क्या जाने कुरान शरीफ के बारे में, नमाज के बारे में क्या जाने वो बच्चा। 3 साल के बच्चों को भी मार मार के मस्जिद लेके जाते हैं कि नमाज पढ़ लो। और जो औरतें होते हैं उनको अगर बाहर बाई चांस अगर बाहर भी निकले, वो अपनी ज़रूरत के सामान भी ले ले, तो उनको भी मार मार के भगा देते हैं, क्योंकि उनको पता ही था कि उनके साथ क्या होने वाला है आगे। क्योंकि राज तब किसी का चलना ही नहीं था वहाँ पे तालिबान के अलावा। वो अपनी जान बचाने के लिए सर ये हरकतें कर रहे थे कि हम यहाँ से निकल जाए, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं चलता था कि कब किसको मार दें। अभी पीछे 3 महीने पहले मेरी 2 मौसी का लड़का, मतलब रिश्ते में मौसी लगता है, मासी बोलते हैं उनको, पड़ोसी थी, आगे शादी थी उसकी, मतलब 1 महीने बाद शादी होने वाला था, गला काट के भेजा हुआ है तालिबान ने। उसका कोई कसूर नहीं था, गला काट दिया। सिर्फ आर्मी वालों की ड्राइवर था वो। अच्छा। बोलता है नोज़ आँख पूरा निकाल के उसको घर भेजा हुआ है। बोलता है हम तो शक्ल भी नहीं पहचान में आ रहा था कि ये क्या है ये। नीरज, मैं ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਕੁਛ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਲਚਰਲੀ ਮੈਂ ਜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬਲੀਫ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਨਮਾਜ਼ ਔਰ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ ਗਿਆ ਘਰੇ? भी पहले तो गुरु नानक देव जी की फोटो लगा करती थी घरे। ਹੁਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਕ ਕਮਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਨੂਜ਼। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਬ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ हैं ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਟੋਕਾ ਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾਣਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ। मैं इस तनु मैं मंदिर भी जाऊँगा, गुरुद्वारे भी जाऊँगा, हाँ तेरे नाल मस्जिद भी जाऊँगा। कहती नहीं, औरतों को जाने के लिए इजाज़त नहीं है। चलो ठीक है, फिर गुरुद्वारे चला करना, तो गुरुद्वारे चल दिए ना, क्योंकि हमारे में मस्जिद में नहीं जाते ना औरतें, नहीं जाते, नहीं 7 साल, चाहे वो जुम्मे की नमाज हो चाहे वैसे भी नहीं घर जाते, पे पढ़ते हैं। क्योंकि अगर 6-7 साल की एज तक जाते हैं वो कुरान शरीफ याद करने के लिए, उसके अलावा नहीं जाते हैं मस्जिद वगैरह पे। अच्छा, आपके वहाँ पे खाना कैसा बनता था? मतलब वहाँ पे खाने का क्या कल्चर है? वहाँ पे नॉनवेज ज़्यादा बनाते हैं हम। अच्छा, जो और नॉनवेज में क्या क्या बनता था वहाँ पे? नॉनवेज में हमारे वहाँ पे चिकन भी है, चिकन पुलाव भी बनाते हैं हम। हमारे में पुलाव बोलते हैं उसको, यहाँ पे बिरयानी बोलते हैं। हाँ, हमारे में पुलाव काबुली पुलाव बोलते हैं। काबुली पुलाव, उसमें चने होते हैं शायद। हाँ हाँ जी, चने भी होते हैं उसमें, किशमिश भी जो डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। हाँ जी, ड्राई फ्रूट्स। पेशावरी क्या होता है? पेशावरी पुलाव भी होता है कोई? हाँ जी, पेशावरी पुलाव भी होता है। ओके। वहाँ पे मतलब वेज भी बनाते हैं, ऐसा नहीं कि सारा दिन नॉन वेज खाते रहे हम। वेज खिचड़ी भी बनाते हैं। हमारी खिचड़ी में कभी कभी हम नॉन वेज भी डालते हैं। जो खिचड़ी बनाते हैं वो चिकन का। इनको खिलाई है आपने वो खिचड़ी? अरे बाबा, खिचड़ी तो जब हम इकट्ठे अभी स्टार्टिंग में रह रहे थे हम लॉकडाउन में, तो मैं इसको बोल रहा कि क्या क्या बना लेते, कहती मैं अपना हाफ फ्राइड एग बना लेती हूँ। अरे रोज़ रोज़ हाफ फ्राइड खा के आक गए। तो मैंने कहा ऐसा कर, तू आलू गोभी बना ले। आती है बनानी? कहती हाँ आती है। आलू गोभी भगवान भला करे बना ली जी। आलू गोभी वो तैर रही है, मैं कहा ये क्या? आलू भी तैर रहे, गोभी इधर जा रही है, ग्रेवी वाली। हाँ, मैं कहा यार ये क्या, ये कैसी आलू गोभी है भाई? ये तो मैंने कभी खाई नहीं हमारे। बकरी होगी, स्वाद तो होगी। अरे सर, स्वाद का तो पता नहीं, पर देख के जो पहला आया ना, मतलब ये क्या है। अच्छा, वहाँ पे ग्रेवी में आलू ग्रेवी जैसे राजमा यहाँ पे मतलब
आप लोग ज़्यादा ग्रेवी बनाते हो ना, हमारे में कम ग्रेवी। जहाँ यहाँ पे चावल के साथ खाते हैं ना हम, वहाँ पे उल्टा रोटी के सीन साथ था वो। खाते हैं। अब एक दिन राजमा बनाए तो वो सूखे राजमा, हाँ सूखे सूखे सूखे, मैं इसमें ग्रेवी कहती हम तो ऐसे खाते हैं, हम नहीं ना निकलेगा कैसे ये। अच्छा, फिर वहाँ पे सूखे राजमा बनते नहीं इतनी भी सूखी नहीं, थोड़ा बहुत अच्छा, ग्रेवी ठीक, बना ठीक, देते हैं रोटी के साथ खाने के लिए वहाँ पे। जो हमारा नान होता है ना, तंदूरी नान, उसके साथ ज़्यादातर खाते हैं। जो मैं पुलाव बनाती हूँ कभी कभार अपनी पुलाव जो अफ़गानी में है, किशमिश वगैरह डाल के, ये मुंह बना देते हैं, ये नहीं मैंने नहीं खाना ऐसे। पुलाव हमारे में क्या होता है ना, नमकीन चावल हो गए, पुलाव भी थोड़ा नमकीन जैसा। अब इनके होते हैं मीठे, थोड़ा मीठापन रहता है उसमें, किशमिश किशमिश डाल काजू देते हैं बाजू ये वो डाल दी, तो लग ही नहीं रहा होता कि वो पुलाव है ना, कुछ और ही एक अलग ही लगता है कि यार ये इतना जैसे स्वीट डिश होगी, थोड़ी देर इसको पानी डाल के फ्रिज में जमा दो तो आइसक्रीम बन जाएगी वो। हैं। तो वो ऐसी फीलिंग आती है, अब वो नहीं खाया जाता, नहीं समझ आता। एक दो बार ठीक है टेस्ट के लिए, वो क्या है, नहीं खा लूंगा मैं, खा लूंगा। बाकी जो चिकन तंदूरी यहाँ पे बनते हैं, अब तो सीख लिया मैंने यहाँ का खाना है, ऐसे प्रॉब्लम नहीं आता। अब इंडियन खाना भी बना लेती हूँ। चिकन वगैरह जो तंदूरी चिकन वगैरह बनाते हैं, मैं घर पे बनाती हूँ, घर से तो नहीं खाते हैं अभी, घर पे खाते हैं। फिर वहाँ पे एक जो हमारा फेमस है वो है कोफ्ते, कोफ्ते बकरे किस के चीज़ के? कोफ्ते। बकरे के कोफ्ते। वो ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ होता है। काफ़ी सारे खाने पीने की चीज़ें हैं वहाँ पे। ड्राई अगर आप दोनों की शादी वहाँ पे होती अफगानिस्तान में, तो किस तरीके का फंक्शन होता? हमारे वहाँ पे जो शादी होती है गोलियाँ चल रही होनी है, AK-47 दूल्हे के हाथ में तलवार नहीं, AK-47। 3-4 बगदादी बैठे हैं और गाड़ी वो अपनी यहाँ पर वो उसकी चलती है, जिनोन चलती है ना ब्लैक कलर की, वो झंडा लगा के, है ना, दर 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 दर। वहाँ पे जो शादी होती है तो मतलब 1 महीने तक फंक्शन चलता है वहाँ पे। 1 महीने तक? हाँ 1 महीने तक शादी से पहले फंक्शन वगैरह चलता है। जो होटल में शादी होती है तो उसका इतना भरोसा नहीं रहता कि कभी भी बॉम्ब वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। अच्छा। हाँ वहाँ पे नहीं पता चलता। हमारे अगर शादी होती है वहाँ पे पता नहीं कि किस तरह होती है हमारे। हो भी पाती है, पहले ही निकल लेते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे लव मैरिज हुई है तो वहाँ पे अगर हमारे रिश्ता पक्का होता तो हम शादी तक तो एक दूसरे को नहीं देख सकते थे वहाँ पे। ऐसा ही है। मतलब हाँ शादी से पहले नहीं देख सकते हैं। शादी तो से फिर लड़की वाले जैसे यहाँ पे मम्मी के पसंद से होता है। जो लड़का का मम्मी पापा हो गया तो वही पसंद करके जाते हैं। लड़का तो लड़की वाले कुछ देते हैं लड़के वालों को? हाँ जी, वहाँ पे दहेज लड़कियाँ लेते हैं। लड़के देते हैं, हाँ लड़के जी, देते हैं। लड़कियाँ जैसे मुझे लेते इससे हैं। शादी करनी है तो दहेज मुझे देना पड़ेगा, ऐसे 10 यार ये लाख तो 15 मुझे 20 चंगा लाख। लगा यार, ये चीज़ है। एक चीज़ तो बढ़िया है। हाँ ये दहेज का उल्टा सीन है कि लड़कियों से यहाँ लेते हैं तो वहाँ देना पड़ता मुझे। जैसे अगर लड़का ने 2 रूम बनाया तो उसका सारा खर्चा लड़का के ऊपर होगा। जो लड़की की गोल्ड वगैरह होगा वो भी लड़का दिलवाएगा। उसके अलावा 10 लाख 15 लाख जो दहेज मैक्सिमम वहाँ पे होता है वो भी अगर मतलब माफ़ ही नहीं करते हैं। 1 रुपये भी रह गया वो भी ले लेते हैं। अच्छा। हाँ जी, देने पड़े थे। हाँ वो उनकी मतलब अगर उनकी मम्मी ने लड़की की जो मम्मी ने जो भी अपनी तरफ से लेके दिया तो अपनी लड़की को दी के, अगर नहीं लेके दिया तो उसके माँ बाप रख लेते हैं। लड़की के पास नहीं आता वो दहेज भी, माँ बाप ही रख लेता है। क्योंकि उनको भी सोचना पड़ता है, आगे उनकी बेटी की भी शादी है तो उनको भी दहेज देना पड़ता है। ऐसे ही सीन होता है वहाँ पे। सारा फिर बचपन में कुछ घर पे सिखाते हैं जैसे सिलाई कढ़ाई, ये कहीं सीखी है आपने? क्योंकि आपको आती है ना ये? मुझे आते हैं। मेरी मम्मी मतलब वो सिलती सिलाई थी की लाई, कपड़े मैं वगैरह। करा बंदूक चलाना, AK-47 हैंड पिस्टल, बम बनाना, चला लेते हो? वेपन चलाया कभी? सब आता है ऐसे मेरे जो चलाना। पापा आर्मी में थे ना, वो बताती थी कि अगर इन फ्यूचर अगर मैं नहीं रहूँ तो अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ चलाना चाहिए होता है मुझे। फिर वो निशान वाली बंदूक लेकर आता था पापा। फिर वो बोतल इतनी दूर रखे, फिर मैं मेरे 4 भाइयों से वो निशान लगाना सिखाता था कि बंदूक चलाना आनी चाहिए। AK-47 वगैरह सब कुछ पापा ने सिखाया हुआ है। चलाई फिर AK-47? हमने अफ़गान में बहुत चलाई है पापा के उससे। अच्छा। हाँ जी, कभी कभार ये मतलब जैसे पुलिस वालों की बंदूक वगैरह दिखा देते हैं, सारा ये देख ले डराने के लिए। मैं बोलती मुझे पुलिस वालों को कह रही सर चला तो लोगे ना। मैं कहा ऐसे ना हो। दिक्कत हो क्या? दिन पुलिस वाले तो हमारे साथ है, हमें जब सिक्योरिटी प्रोवाइड थी चंडीगढ़ पुलिस से, तो सर ने यहाँ लगा रखी पिस्टल, तो खाना खाने बैठना है तो कहा कि सर रिलैक्स होके बैठ जाओ। तो उसने पिस्टल निकाल के यहाँ थोड़ा साइड में रखी, कह रही सर मुसीबत पड़ेगी तो चलाना तो जानती है ना, चला तो लोगे ना।
कह रहा मैडम जी टेंशन ना लो, हरियाणा के हैं देखेंगे ना। कह रही सर मैं भी अफगान से हूँ, आपसे पहले उठाकर चला दूंगी। मुझे आता है, पापा ने सिखाई हुई है ना अपनी सेफ्टी के लिए। और भी कुछ ट्रेनिंग दी पापा हाँ ने? जी, उसके अलावा मतलब बंदूक चलाना ही सिखाया हुआ, निशान लगाना, निशान सही है मेरा। तो कौन सी बंदूकें और क्या क्या चला लिया? AK-47 लेकर आता था, वो लॉन्चर लेकर आता था पापा घर पे। हाँ जी, क्योंकि आर्मी में था तो पापा के साथ। RPG लॉन्चर्स? हाँ जी। बिल्डिंग ही उड़ा देगी। लेके आता था पापा घर पे। और मेरी मम्मी के पास अभी भी है, पिस्तौल रखा हुआ है, पापा ने जो दिया हुआ है सेफ्टी के लिए। ओके। वो रखा हुआ है अपनी सेफ्टी के लिए। फिर उसके अलावा मुझे सिलाई आता है, एम्ब्रॉयडरी जो कुर्ती के ऊपर हाथ से वो करते वो भी आता है मुझे। बहुत कुछ सीखी है मैंने अफ़गान में। वहाँ पे मतलब वहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स वगैरह भी रखी हुई थी, मतलब सिलाई वगैरह, जैसे पर्दे वगैरह डिज़ाइन वाला बनाना है तो वो भी सिल लेती हूँ मैं, डिज़ाइन वाले पर्दे। उसके अलावा गाउन वगैरह, लहंगा, सारा कुछ सिल लेती हूँ। बुटीक का में ज़्यादा काम आता है तुम्हें सारा, ये ना? बहुत आता है। शादी के सारे कपड़े मैंने खुद ही सिल लिए सर। हाँ, लास्ट ने अपने खुद के ही कह रही मेरे को पसंद नहीं आएंगे कोई कैसा सिले, कोई मैं अपने हिसाब से सिलूंगी, आप मुझे सिर्फ कपड़ा लेकर दे दो। मैं कहा यार अब कभी किसी से कोई बात करानी पड़ जाए तो मशीन चली गड़गड़ 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 चला रही है, हाँ जी नमस्कार, हाँ गड़गड़ गड़गड़। मैं कहा यार इसको तो बंद कर ले, गड़गड़ लगा रखी है तूने। कह रही नहीं मैं अपने कपड़े खुद ही सिलूंगी। अपने शादी में मैंने अपने इनकी जो चाचा की लड़की थी, मतलब मामी आती, उनके सबके कपड़े मैंने खुद ही सिलिए। जो उन्होंने पंजाबी सूट वगैरह डाले तो मैंने सिलिए। काफ़ी अच्छे से सिली। फिर तो ये दलेर बहुत होनी है सारा। बहुत ज़्यादा दिलेर है भाई। कभी कभी इसकी दिलेरी क्या है मेरे को, मैं डर जाता हूँ कि बस तू पंगे ना लिया अगर तू रहने दे। फ़ोन आ रहे हैं उठा के गालियाँ दे रही है, मैं पूछ तो लिया कर कौन है, करी नहीं मुझे पता है। ठीक है, मैं कोई वैसे कोई मारे ना मारे, तेरी बातें सुन के जरूर कोई आ जाएगा अब तो करने कोई कांड। क्योंकि मुझे पता है अफ़गानी इनको इतना ज़्यादा नहीं आता। 3 साल से कोशिश कर रही हूँ कि इनको सिखा दूँ कुछ ना कुछ, नहीं आता सर। सिर्फ इतना हाल चाल पूछना आ गया इन जनाब को। क्या स्क्रिप्ट होती है उसकी? जैसे अगर हम अफ़गानी में आपसे पूछ लें कि अस्सलाम वालेकुम, तो सिंपल बात है, वो सबको पता है। यानी कि अगर मैं आपको पूछूं चितूर हस्तेन, इसका मतलब है आप कैसे हो। चितूर हस्तन? हाँ जी, आप कैसे हो। अगर आपने रिप्लाई देना है माखूब हस्ता, यानी कि मैं ठीक हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ, माखूब हस्ता हूँ। हाँ जी, ये बस इतनी तक आता है। और गालियाँ तो ये जो बैठे हैं ना पीछे, ये ना मेरे साथ 7 दिन गुजरात चले गए। अच्छा ओके। इनके दिमाग में ऐसी गुजराती घुसी, इनके निकालनी पड़ी इनके दिमाग से। ऐसा कुछ हो गया था कि हाँ गुजराती चलेगी ना तो इनके मतलब एक एक चीज़ इनको याद थी कि गुजरात के लोग बात कैसे करते हैं। और इन्होंने ज़्यादातर मुझे गालियाँ सिखाई है। तो मतलब अफ़गानी गालियाँ सारी सीखी है इन्होंने। बोलता है क्या पता अगले अगर कोई कॉल्स वगैरह आ रहा है ना तो मैं भी उनकी भाषा में गालियाँ दे दूँ, जिस हिसाब से वो दे देता है, वो सीखी है। एक दिन था जब ग्रुप कॉल कर रहे थे हम, मतलब मेरी मासी ने सबको ग्रुप कॉल में लिया था, वो US में रह रही है अभी। फिर जो US इंडिया से अफ़गान से बाहर है तो वो मेरी मासी की लड़की कॉल करते रहते हैं। फिर ग्रुप कॉल किया, उसने अपने पापा को लिया लाइन पे, मेरे 2 भाई थे उसमें, मतलब 3 साल बाद फर्स्ट टाइम में बात हो रही थी मेरी। फिर गाली देख के भाई ने बोला कि बुलाओ जीजा को, बुलाओ कौन है। जीजा भी नहीं बोला, उसको बुलाओ। फिर मैंने इनको बुलाया, मैंने आ जाओ बात कर लो। मामा के साथ ये हालचाल पूछा इन्होंने अफ़गानी में। उसके बाद मामा ने इनको बोला मैं हिंदी में कुछ सुनाऊँ आपको, गाना गाने लगे। फिर इन्होंने बोला मैं भी कुछ अल्फाज अफ़गानी में आपको बोलना चाह रहा हूँ। जैसे फ़ोन लिया इन्होंने, मतलब दे दरादर गाली 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 गाली, सभी ने फ़ोन बंद कर दिया। भाई तो वो ऐसा था ना वाकया, उन्होंने कहा कि जीजा जी हमें हिंदी में कुछ आता है, आपके लिए कुछ सुनाएं। तो उन्होंने सुनाया तो गाना? नहीं गाना सुनाया उन्होंने मुझे, गाना हिंदी में। गाना सुनाया? गाना सुनाइए। तो उन्होंने बोला कि जीजा जी आपको क्या आता है, अफ़गानी में आप कुछ सीखे। भाई हमारी लड़की ने आपको कुछ सिखाया। मैं कहा बहुत कुछ सिखाया। कह रहे तो हमें भी सिखाओ। मैंने कहा नहीं रहने तो शर्मिंदा हो। कह रहे नहीं जीजा जी सिखाओ, बताओ तो एक बार क्या सिखाया। तो फिर जितना सिखाया था हमने सब एक सांस में। यार तू इतना बंदी गल बिगाड़ती है। नहीं तो मुझे मैं मना कर तो रहा था कि भाई मत पूछो, पर मान नहीं रहे थे अगले। जो मेरी मासी की लड़की थी, मतलब जैसे इंडिया में मैं हिंदी बोलती हूँ, बाकी लोगों को अच्छा लगता है ना हमारे मुंह से हिंदी। जैसे ये अफ़गानी बात करते हैं ना, इनके मुंह से भी बड़े अच्छे लगते हैं अफ़गानी बात करते हैं। ऊपर से जो मेरी मासी की लड़की है जो US में रह रहा है, वो दोबारा बोल रही जीजू एक बार और देना, बड़ा अच्छा लग रहा है हमें आपकी गालियाँ सुनने में स्वाद आ रहा है इन्होंने। किसी रिश्तेदार ना बनती है उनके? नहीं
ਇਹਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਧੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ मतलब अफगान में चलो नहीं, दसना बाहर ना, बाहर है दसना ना, बाहर दसना नहीं ना। बाहर है बाहर बाहर है वो, अफगान में नहीं मतलब रहता है, एक ही है 3-4 वो साल से मासी बाहर ही है। लड़की। उनको भी काफ़ी टाइम उन्होंने मना किया है कि इसके साथ बातचीत नहीं होना है, बात ही नहीं करना है इसके साथ। फिर वो किसी की नहीं सुनते। वो भी मतलब उसने बोला कि मेरी बहन है, क्योंकि उसकी शादी एक्चुअली उसकी शादी करवाया था अफ़गान में, मतलब शादी करवा के उसको यूएस भेजा था। यूएस भेजने के साथ उसके साथ क्या हुआ, जो उसके हस्बैंड था, मतलब अभी है वो 21 साल की हो चुकी है अभी, मतलब गंदा काम करवाना चाहता था उसके हस्बैंड यूएस में रह के, कि मैंने पैसे नहीं कमाना है, जो कमाएगी तू ही कमा के दे देगी। जो अफ़गान का लड़का था वो, उनकी माँ बाप की थ्रू शादी हुई थी उसकी। प्रोस्टिट्यूशन। हाँ जी। फिर उसने, मैंने एक दिन कॉल किया, उसने मतलब पूरा निशान फेस पे, हाथ पे, मतलब पूरा फेस ही ब्लैक हो गया था उसका। फिर मैंने रोने लगी फ़ोन पे, क्योंकि ज़्यादातर मेरे साथ बात होती थी उसकी। फिर बोलने लगी, दीदी मेरे साथ ऐसे ऐसे होता है यहाँ पे, और मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ, कि मुझे यहाँ से निकलना है। फिर मैंने उसको बोला, इन्होंने, उसको हिंदी थोड़ा बहुत आता है, मतलब समझ पूरा लेते, बोल नहीं सकते। फिर इन्होंने उसको समझाया कि आधी रात को एक काम कर ले, तो वहाँ से भाग जा, क्योंकि रहना नहीं है इस मॉल में, क्यों रहना है। अभी वो 21 साल के हो चुके हैं सर। फिर उसने आधी रात को वो घर से निकल गया। 3 महीने तक तो यूएस वालों के घर पे रहे वो, उन्होंने अपनी लड़की माना उनको। फिर उसके बाद अभी किसी और के साथ रह रही है वो उसकी माँ बना हुआ है, उसके हस्बैंड भी नहीं है, एक औरत है वहाँ पे, उज़्बेकिस्तान का है वो, उसके साथ रह रहा है अभी वहाँ पे, खुश है। मतलब वो भी जब अफ़गान में था, वो भी बोलती थी कि आप दीदी गलत हो, आपने गलत किया हुआ है। जब भी इस माहौल में अभी कॉल करके बोलता है कि दीदी आप सही हो, बोलता है मेरी शादी तो माँ बाप के मर्ज़ी से हुआ था, तो मेरे साथ क्या क्या हुआ है यहाँ पे, जो मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा कि शादी के बाद क्या होता है, वो सारा कुछ मुझे यहाँ पे देखने को मिला। अभी बोलते हैं आप सही थी। अभी उसको बोलते हैं, सारे बोलते हैं, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं वो मुझे एक बात भी नहीं छुपाते, बोलते कि आपकी मम्मी का कॉल आया है, वो बता रहे कि इसके साथ बात नहीं करना है। सारा वहाँ अफ़गानिस्तान में जैसे यहाँ पे तो लड़कियाँ बाहर आराम से अगर बोर हो रही हैं घर पे, तो उनके पास बहुत सारी तरीके हैं। बाहर मूवी देखने चले जाओ दोस्तों के साथ, किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, किसी कैफ़े में चले जाओ, किसी क्लब में चले जाओ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। वहाँ पे तो मतलब अगर लड़की, जिस तरीके से आप बात बता रहे हो सारी, ऐसा लगता है कि लड़कियों के लिए तो वो नरक है। वहाँ पे तो ज़्यादातर लड़कियाँ, सिंपल सी बात है सर, सुसाइड ज़्यादा करते हैं लड़कियाँ वहाँ पे, सुसाइड कर लेती हैं। सुसाइड ही कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट ऑप्शन वही रहता है उनके पास, कि इस तरह जीने से तो अच्छा है तो सुसाइड ही कर लें वहाँ पे। अभी जो मेरी मासी की लड़की थी, उसको भी वापस बुला रही थी उसके पापा, उसने बोला कि टिकट बुक करवा के वापस अफ़गान आ जाओ। फिर इन्होंने बहुत समझाया, मैंने उसको बोल दिया कि मैंने क्या पता इस बार शादी किसी और के साथ करवा दें, क्योंकि दहेज के लालच में तो कुछ भी करवा सकते हैं ना वहाँ पे। मैंने किसी तालिबान के साथ करवा दे शादी, मैंने जो लाइफ तुम्हारा अभी यहाँ पे जितने चल रहा लोग हैं वहाँ पे सभी तालिबानी हैं या कुछ, मतलब मुझे समझाना थोड़ा सा है, कि वहाँ पे तालिबान आप पे कौन हो, आप अपने आप को किस में गिनते हो? जो शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो कौन है, जो और तालिबानी मेरी कौन है? रियल भाषा है ना, वो उज़्बेक का आपने सुना होगा। उज़्बेकिस्तान सुना हाँ है। जी, उज़्बेक मतलब उसी के हिस्से में आता है। मैं रियल में उज़्बेकिस्तान वाली भाषा से हूँ मैं। ठीक है। हाँ जी, वहाँ पे पश्तून भी है, हज़ारा भी है वहाँ पे, ये बलूची पश्तून भी। और हज़ारा और बलूची क्या है ये? जैसे जिसके लास्ट में खान लगता है, जैसे मैं मुस्लिम हूँ, सुन्नी हूँ। सुनी हो? हज़ारा उसको बोलते हैं कि जो शिया है, आदि मुस्लिम है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते हैं, अच्छा। उनको शिया बोलते हैं। जो पश्तून है वो भी सुन्नी होती है, पश्तून भी। वो क्या करते हैं, जो जितने भी उज़्बेक लोग हैं तो उससे नफ़रत करते हैं वो ज़्यादातर, और शिया को तो वैसे भी मार देते हैं वो। ये एक अलग ही कन्फ्लिक्ट है शिया और सुन्नी का, हाँ है ना? जी, अभी एक तालिबान नहीं है वहाँ पे सर। तालिबान के अलावा आपने इराक में सुना होगा दाइश, यस। अभी दाइश भी है वहाँ पे। मतलब अलग अलग ही लोग रह रहे हैं अभी वहाँ पे। जो माहौल मुझे बताते हैं ना मेरी मासी की लड़की, कैसा हो रहा है वहाँ पे, मतलब बहुत बदतर है। अभी क्या, जस्ट मेरी मासी की लड़की को अभी जेल में है तालिबान की,
आपकी मासी की लड़की तालिबानी जेल में है? हाँ जी। वजह उसका ये था कि हस्बैंड उसको छोड़ के चला गया था किसी और कंट्री में, हाँ बीवी को साथ में लेके नहीं गया, हाँ जितना मुझे पता है, जितना मुझे बताया गया। फिर उसने क्या किया कि ससुराल भी उसके साथ अच्छे बिहेव नहीं करता था, हाँ क्योंकि शादी को 6-7 साल हुआ था। वहाँ पे अगर मानो आप शादी कर लिया लड़की ने, अगर 1 साल के अंदर उसकी बच्चा नहीं हुआ तो उसके ऊपर दूसरी औरत लेकर आते हैं वहाँ पे। अगर पहली शादी से उस औरत से बच्चा नहीं हुआ, हाँ जी, 1 साल के अंदर अगर बच्चा नहीं हुआ तो दूसरी औरत उसके ऊपर लेकर आते हैं। 6 साल शादी को हुआ था उसकी। फिर उसने क्या किया, एक दिन ना, मतलब जब तालिबान का वो चल रहा है अभी, घर से भागने की कोशिश की उसने कि मैं भी डोंकी की तरह किसी और कंट्री घुस जाती हूँ। अच्छा, हाँ, कि यहाँ पे मतलब ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मैं रास्ते में मर डोंकी जाऊँ। लगा के मैं बाहर चली हाँ, जाऊँगा। बाहर चले जाऊँ। फिर उसके खुद के परिवार ने अरेस्ट करवा के तालिबान की जेल में डाला हुआ है। अभी पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा। वो है अभी 24-25 मेरी एज का है वो। अभी वो तालिबान के जेल में। अभी भी वो मेरी जिस हिसाब से मासी की लड़की बता रहा है, बोलता है रोज़ उसके भाई लोग आता है बाहर, रोज़ बोलता है कि मेरी बहन को छोड़ दो, हम खुद ही जान से मार देंगे, क्योंकि आप लोगों से तो कुछ हो नहीं रहा है। अब पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा जेल में। यार, इतनी नफरत भरी जगह से निकल के किसी से इस तरीके से प्यार में मोहब्बत में आना है। कभी कभार मैं खुद भी सोच लेती हूँ सर, क्योंकि मुझे कभी आइडिया नहीं था कि मैं निकल जाऊँ वहाँ से, क्योंकि हमेशा से जिस हिसाब से मैंने देखे थे वहाँ पे, मैं सोचती हूँ कि यहीं पे फंसी रह जाऊँगी, मैं कहीं नहीं जा पाऊँगी। जब पापा शहीद हो गए तो मेरा उम्मीद ही ख़त्म हुआ था कि अब जाना कहीं और नहीं, बस यहीं पे रहना है। अच्छी फैमिलीज कौन सी होती हैं वहाँ पे? जो अच्छी परिवार है वहाँ पे फारसियन, जो फारसी होते हैं वहाँ पे, फारसी, उज़्बेक की फैमिली बहुत अच्छे होते हैं। शिया में भी बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे बुरा होते हैं। पश्तून में भी बहुत अच्छे परिवार होते हैं, आपको मिलेगा वहाँ पे पश्तून में भी। तो किस तरीके की वहाँ पे लग्जूरियस लाइफ जीते हैं ये लोग? कि यहाँ पे तो जैसे पंजाब में, पंजाब की बात करूँ तो किसी के पास अगर ज़मीन जायदाद है तो उन्होंने घोड़े रख लिए, घोड़ियाँ रख ली, अच्छी महंगी गाड़ियाँ रख ली, है ना? हाँ जी। तो वहाँ पे क्या तरीका होता है जी? वहाँ पे अगर किसी अमीर को देख लिया ना कि मतलब ज़मीन जायदाद ज़्यादा है उसके साथ कुछ भी कर लेते हैं सर। किडनैप करके अपने उसके परिवार से पैसे वैसे मंगवा के उसको जिंदा भी नहीं छोड़ते हैं। यार ये जान से शो ऑफ ही नहीं है, पैसा दिखा नहीं सकते, ये चीज़ होगी, ऐसे होती है। यही हुई एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि वहाँ पे एक डॉक्टर था इब्राहिम करके। वहाँ पर मतलब जैसे BMW ले, अच्छा आज इसका लौंडा उठाना है BMW लेकर आ गया है, तो ये चीज़ अच्छा, इब्राहिम था वहाँ पे डॉक्टर? डॉक्टर इब्राहिम था वहाँ पे, मतलब बहुत पुराना डॉक्टर था। उनको किडनैप किया था, उन्हीं के कोई जान पहचान वाला है, मतलब पैसेदार था काफ़ी वो। मतलब 40 दिन तक उसको उसके परिवार से मिलने नहीं दिया, मतलब पैसे भी मांगा उन्होंने, 50 लाख मांगा था। किसी तरह उन्होंने ज़मीन वगैरह बेच के 50 लाख जोड़ के दे भी दिया उनको। जब उसकी लोकेशन बताया कि यहाँ पे है, जाके अपने पापा को ले जाओ यहाँ से, मतलब जब वो लोग गई थी तो पूरा नंगा छोड़ दिया था उसको, ये नाखून तक निकाल दिया था उसका, ऐसे उसके साथ बिहेव किया था। पूरा कान काट के रखा हुआ था उसका। उनके बच्चे जिस हिसाब से बता रहे हैं ना, हमने जाके देखे भी है उनके लाश, पूरा नाखून, ये नाखून कैसे सर निकाल सकते हैं जिंदा? उसकी वीडियो बनाया हुआ था, उसके बच्चों को सेंड किया हुआ है वीडियो, पूरा नाखून निकाल रहे हैं उसको। वो बेचारा चिल्ला रहा है, वो 65 ईयर्स का था वो। उसको ऐसी तरह करके मार के उसको, मतलब छोड़ भी नहीं दिया उसको, जान से मार दिया, पैसे भी ले लिया उनसे। तो वहाँ पे कमाई कैसे करते हैं लोग? कमाई होती है जैसे वहाँ पे सब्जी वगैरह, ज़मीन वगैरह बहुत होते हैं। खेती किस चीज़ की होती है वहाँ पे? जैसे सूखा ज़्यादा ना वहाँ पे तो? नहीं, इतना भी सूखा नहीं है। अफीम की छोड़ के अफीम की खेती के बारे में जानते हो कुछ ना कुछ? हाँ जी, वहाँ पे बहुत होता है सर अफीम। क्या अफीम के बारे में बताओ, कैसे होती थी खेती वगैरह वहाँ पे? अभी तो वहाँ पे फिर ये मुझे लगता है ये भी डिस्प्यूट
चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि तालिबान ही कह रहे हैं कि अफीम की खेती बंद करनी है। नहीं नहीं, ये सर जस्ट शो ऑफ है सर, और कुछ नहीं है। जो टीवी में आपको दिखाते हैं ना कि मतलब अफगान में अभी कुछ नहीं चल रहा है, प्रोपोगंडा। हाँ अभी हाँ, बहुत यहाँ के बड़ा। लोग बहुत खुश हैं, मतलब ऐसे शो ऑफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। मतलब अभी चल रहा है, और ऐसे औरतें भी हैं वहाँ पे जो अफीम वगैरह खा पी के वो नशीली चीज़ के शिकार बना हुआ है वहाँ पे। फेम। हाँ जी। तो आपने देखी खुलेआम है बेचा जाता है अफीम की खेती देखी है वहाँ पे? मैंने देखी है सर। थोड़ा बताओ उसके बारे में। मेरी मैं क्या बताऊँ, अभी वो मतलब इस दुनिया में भी नहीं है। ओके। मेरी मम्मी की मामा है, वो करता था अफीम की खेती। हाँ जी। वो जैसे यहाँ पे घर बनता है ना, जैसे घर के साथ हवेली नहीं बनता ना, वहाँ पे घर के साथ अगर पूरी हवेली के अंदर ही घर होता है हमारा, इतनी जितना बाउंड्री होती है पूरी। हाँ जी। फिर उसी में करते हैं वो लोग, उसी में करके बेच भी देते हैं वो। तो जैसे आपके मामा जी कह रहे हो ना? मेरी मम्मी के मामा वो करता था और बेचता भी था। वो पता नहीं कैसे बेचता था, लेकिन वहाँ पे खुलेआम चलता है सर, रोक टोक नहीं होता वहाँ पे। वहाँ पे सरकार के पास, जब सरकार भी था उनके पास बंदूक वगैरह था, लेकिन चलाने के ऊपर से परमिशन नहीं था वहाँ पे। सरकार ज़्यादा वहाँ पे तालिबान ही चलाता है, शुरू से तालिबान ही चलाता है वहाँ पे सारा। वहाँ मैं यूट्यूब पे कई ब्लॉग्स देखता हूँ, अभी आपसे पहले भी मैं बात कर रहा था, आपने बताया कि वो बलूचिस्तान के इलाके की व्लॉगर्स हैं, लड़कियाँ जो खाना बनाती हैं कालीन के ऊपर बैठ करके, और वो सर्दी बहुत होती है तो वो हाँ अंदर ही कुछ सिस्टम होता है, वो भी बताना। तो वहाँ पे कैसे बनाते हैं? वही पुराना तरीका है या गैस वैस होती है ना? वहाँ पे? गैस पे नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे जैसे लकड़ी वगैरह होता है ज़्यादा, हाँ जी, उससे ज़्यादातर बनाते हैं। जो वहाँ के लोग रह रहे हैं तो वो शुरू से उधर ही रहते हैं, वो कभी शहरों में नहीं रहते हैं। जो बलूचिस्तान के लोग हैं ना वहाँ पे जो रह रहे हैं, पहाड़ की बात हो शायद आप कर रहे हो, जो वहाँ पे पत्थर से शायद घर बनाया हुआ, पत्थर से बनाया? हाँ जी, उन्होंने खुद ही बनाया हुआ पत्थर से। उनके पास इतनी ज़्यादा बकरा वगैरह होता है ना, वो उसी से कमाई होती है उनकी। तो शिकार विकार भी होते थे वहाँ पे? शिकार भी होता है वहाँ पे, बहुत कर लेते हैं शिकार वगैरह भी वहाँ पे। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਰ ਨੀਰਜ ਤੇ ਸਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਐਡਰੈਸ ਸੀਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਮਤਲਬ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕੀ है। वहाँ पे है, मतलब ऐसे लोग भी मिलेगा आपको जो मेहमान के ऊपर जान भी दे देंगे। अच्छा, हाँ ये जी। बताओ। जैसे वहाँ पे ऐसे लोग मेहमान मिलेगा। नवाजी। मेहमान नवाजी बहुत करते हैं वहाँ पे। जो मतलब अगर कोई मुसीबत भी आ जाए तो मेहमान के ऊपर नहीं, अपने आप को उसमें वो कर देते हैं। वहाँ पे ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको। वहाँ पे कोई भूखा नहीं रहता सर, मतलब कोई अगर देख लिया कि भूखा है वो है तो कुछ ना कुछ पड़ोसी ला के दे देते हैं वहाँ पे। वरना गोली तो है ही है। भूखे पेट तो जाने नहीं देंगे। जे नहीं रजा तो तेन गोली तो है ही है। जैसे कंदहार है ना, कंदहार जैसे प्याज टमाटर यहाँ पे मतलब गली गली में जाके सेल वगैरह करते हैं ना, वहाँ पे बेच देते हैं। वहाँ पे तो खुलेआम बंदूकें आपको मिलेगा, सरेआम बेच देते हैं। कौन सी बंदूक चाहिए तो कितने की मिल जाती है? AK-47? वहाँ पे शायद 5,000 से स्टार्टिंग है। AK-47 की? नहीं, पिस्तौल पिस्तौल की? 5,000 से स्टार्टिंग है वहाँ पे। ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक के सारे पिस्टल्स वहाँ पे मिल जाते हैं। सारे मिलता है सर वहाँ पे। और AK-47 कितने की मिल जाती है? वहाँ पे मिलता है 30-40 हज़ार का आराम से मिल जाता है आपको। कोई लाइसेंस अगर लाइसेंस की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है अफगान में। खिलौने हैं ये तो, है ना? जी, वहाँ पे अगर आपको चाहिए, आपके कोई नॉन पर्सन है तो मतलब जान पहचाना, तो वो फ्री में आपको दिलवा देंगे। तो वारंटी भी होती है उसकी? 1 साल की, जैसे हमारे यहाँ फोन खरीदो तो 1 साल की वारंटी। सर खराब हो गया, सर ट्रिगर नहीं चला, आदमी नहीं मरा, तो वारंटी है यार। यूपी ਦੇ ਕੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ। कटे, हाँ चलाया उल्टा चल गया, पुट्ठा चल पे मिर्जापुर से हाँ मिर्जापुर में काफी सीरीज में देखा है। नहीं, हाथ में फट गया बे। हाथ में फट गया। नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। ऐसी वारंटी भी देते हैं वहाँ। जो बंदूक लेते हैं वहाँ पे उनको खुद को पता है कि किस तरह तीक करना है। हाँ ये तो है, आप सीख ही जाते सर्विस हैं। मैकेनिक सब कुछ आप पे। तो ये फिर हमारे यहाँ मेहमान मिडिल क्लास फैमिली का जो आदमी होता है ना, तो वो थोड़ा सा इंजीनियर, थोड़ा सा डॉक्टर, थोड़ा सा हर चीज़ों में होता है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता होगा ना, मतलब थोड़ा सा आतंकवादी, थोड़ा सा टेरर, वो सारे मिक्सचर बना कर।
ये बातें सुन के कैसा लगता है? मुझे हंसी आता है हंसी आती है। सच्ची। अरे अभी देख रहे हैं ना सर फर्क, जब हमने लास्ट इंटरव्यू दिया था कितना परेशान थे, कितना घबराहट डिप्रेशन सी था, की है ना, उस टाइम कितना डिप्रेशन था। तो ये चीजें खुल के कर भी नहीं पा रहे थे क्योंकि डर ही इतने पड़े हुए थे, फोन आ रहा है तो क्योंकि फोन जब धर 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 बजता धर हो रहा था तो डर लगता था कि ऐसा पता लगता नहीं फोन से किसका- गोली आ जाएगी अभी। हाँ तो नहीं तो कई बार तो ऐसे साइक पड़ता था कि फोन भी बता रहा कर बाहर आ जा। तो हम कुंडी लगा के ਯਾਰ खड़े हो गए। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ, हाँ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪਾਣਾ ਪਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। पाई लेना। तो वो तो ये माहौल ही ऐसा मेहमाननवाजी में भी बंदूकें दे देते हैं एक दूसरे को, गिफ्ट विफ्ट? नहीं सर, अगर कोई पुरानी दुश्मनी है वहाँ पे, मतलब जैसे कोई दोस्त है पुरानी दुश्मनी है उसके साथ, तो आपको पता भी नहीं लगेगा, खाने में जहर डाल के दे दे। मतलब ऐसे बिहेव करेंगे कि आपके सच्चे दोस्त हैं, मतलब इससे कोई अच्छा है ही नहीं है दुनिया में। अच्छा, आपको पता नहीं लगा खाने में क्या मिक्स करके दे रहे हैं। अच्छा खाना खिला दिया सर, मीठा तो हो जाए। तो मीठे में ही दे दिया ना। ऐसे ही जान से भी मार देते हैं। हुआ ऐसे? हुआ है यार। वहाँ पे ऐसे लोग हैं, जैसे यहाँ पे भिखारी बोलते हो ना, वो बोलते हैं वहाँ पे ऐसे भिखारी है जो इंसान की मीट खाता है। ओह हाँ, उनकी आज तक हमने कब्र नहीं देखा हुआ है, किसी ने कब्र नहीं देखा हुआ है। वो जब इंसानी मीट खा जाते हैं? हाँ, क्योंकि उनके ਉੱਥੇ जो ਤਾਂ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਮੀਟ। वहाँ कब्र पे कहाँ होनी उनके पेट में हो रही उनकी कब्र? हाँ, जो भी मतलब उनकी नॉन में से कोई बीमार वगैरह भी हो जाए तो वो खुद ही काट के खा लेते हैं। उनके घर में कोई बीमार हो जाए तो वो हाँ बंदा जी। मार के खुद खा जाते हैं? खुद ही खा लेते हैं, ऐसा भी होता है वहाँ पे। मतलब आज तक किसी ने उसके कब्र नहीं देखा हुआ है, आज तक किसी भी उनके नॉन से कोई भी आए किसी ने नहीं देखा। एक भिखारी आता था हमारे घर में, मुझे डर भी लगता था उससे बहुत। वो ऐसे भी बिहेव करती थी ना, वो जो आंटी थी, मतलब एकदम से आके चिल्ला के कुछ दे दो ये करके, फिर उसी ने खुद ही बताया था कि हमारे में इसलिए कब्र नहीं होता कि हम खुद ही खा लेते हैं वहाँ पे। एक कोई भिखारी मरेगा वो खुद ही खा जाएंगे, साथ वाला भिखारी खा जाएगा उसको? खुद ही खा लेते हैं। आदमखोरी हो गए फिर तो। आदमखोरी बोलते होंगे। हाँ, क्योंकि आदमखोर हो गए ना ये तो। आदम ਯਾਰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਲਚਰ ਅਗੋਰੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। अघोरी जो होते हैं वो एक्चुअली जो हो चुकी हैं डेथ, ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ संस्कार कर दिया हुआ है, उनको फूक दिया हुआ है, वो अघोरी वगैरह वो लेते हैं। वो खा लेते हैं। क्योंकि मेरी जो पड़ोसी थी ना, मेरे भाई की दोस्त भी था वो, और उसके दोस्त गया हुआ था, मतलब बीच रास्ते में उनकी बाइक ख़राब हुआ तो उनको वहीं पे रुकना पड़ा। फिर किसी उनमें से जो भिखारी थी उनको बुलाया कि आ जाओ यहाँ पे खाना वाना दे देते हैं, साथ में खाना वाना खा लो आप लोग। बोलता है जब हम वहाँ पे गए तो देख लिया, जैसे पलाव बना के लिए आए, बोलता है हमने थोड़ा से जस्ट खा लिया था कि इंसान का हाथ ही निकला। ਓਏ बोलता है हाथ निकल के हमने इंसान का हाथ निकला, बोलता है वो हाथ हमने वैसे छुपा के हमने बोला कि वॉशरूम कहाँ है, हमने वॉशरूम जाना है। 2 लोग थे वहाँ पे। बोलता है जैसे हम बाहर निकले तो इतनी बड़ी बड़ी वो चाकू वगैरह वो तैयार कर रहे थे कि इनको जान से मारने के लिए। अच्छा नया मीट का अरेंजमेंट। हाँ, फिर बोलता है जैसे हमने वॉशरूम का बहाना लगाया, एकदम से हम भागे वहाँ से। हम भागे, बोलते पीछे से चिल्ला रहे थे कि जाने नहीं देना है इनको, पकड़ लो, जाने नहीं देना है। बोलते किसी तरह मतलब 40 दिन तक वो बंदा बीमार ही रहा, डर के मारे कि हमने, बोलता है बस जस्ट 2 ही हमने उठाया था कि इंसान का हाथ ही निकला उससे। ਯਾਰ वहाँ ਮਤਲਬ पैसे भी जात होती है सर कि ਇਸ इंसान का मीट खा ਜ਼ਮੀਨ लेता है। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ नर्क जीता जाता नर्क हो गए तो। हाँ जीता जाता ऐसे नर्क ही खा हुआ है। लेते हैं वहाँ पे। मतलब बहुत सारी चीज़ है जो ਸਾਰਾ कितनी सारी कहानियाँ कितने सारे किस्से हैं ना अफगानिस्तान के। किसी को नहीं पता कि मतलब अफगान में कौन कौन से कास्ट से कौन क्या करता है, ये किसी को नहीं पता। जो रियलिटी वहाँ पे तो वो हमें पता है कि वहाँ पे कौन किस क्योंकि तरह आप के इंसान रह रहे ग्राउंड से ज़मीन से जुड़े हुए हो ना, हाँ आपने देखा है वहाँ पे कि क्योंकि आप गांव था आपका? हैं। नहीं, हम शहर में रह रहे थे सर, जौज़जान में, वो शहर में रह रहे थे। जब मेरे पापा आर्मी में था तो शहर में रहते थे, गांव में तो कभी रहे नहीं। वैसे तो पापा मेरे फारियाब से हैं, लेकिन रहते थे हम जौज़जान में। कभी फारियाब देखे नहीं हम, पापा लेके नहीं जाता था, बोलता था कि वहाँ पे मतलब कोई अचानक ही कुछ भी हो जाता है, फिर मैं लेके क्यों जाऊँ वहाँ पे, लेके नहीं जाते थे। हमारे यहाँ अचानक बारिश हो गई, तुम्हारे वहाँ अचानक बम फट गया, गोली ऐसे चल होता गई, है। गोली जैसे मार यहाँ पे मार्केट में ज़्यादा भीड़ वगैरह होते हैं ना, इंसान इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे किस चीज़ का सेल कर रहा होगा तो वहाँ पे कितने सारे लोग दिखते हैं ना कि क्या हो रहा है। हाँ मेला लगा होता है पूरा। हाँ, वहाँ पे अगर आपको ऐसा कुछ दिखने को मिले तो आप दूर ही हो जाना,
क्योंकि वहाँ पर पता नहीं लगता कि इतने सारे लोग कभी भी बॉम्ब से उड़ा दें। 7 साल के बच्चे के ऊपर वो बॉम्ब वगैरह पहना के, रिमोट तो उनके हाथ में रहता है, तो बच्चे को छोड़ देते हैं कुछ चॉकलेट्स वगैरह देख के कि तुम इस भीड़ में जाओ, अचानक ही फिर बॉम्ब से उड़ा देंगे। उनसे दूर ही हो जा। अगर कभी भी अगर आपको अफ़गान जाना है तो मेरा ये आइडिया है कि भीड़ से दूर रहना है। हाँ, दूर ही रहना है आपको। जिस टाइम मैं यहाँ पे आ रही थी तो मेरी वीज़ा लगा था, जिस टाइम वहाँ पर भी क्या हुआ था, मेरी और मेरी जो भाई है फेरोज़, हम 7 कदम ही पीछे थे, हम आगे थे। हम अगर पीछे होते हमारे पैर तो हम भी ऊपर जा चुके थे। कल रात को बात कर रही थी ना मैं आपके साथ। 7 साल के बच्चे एकदम से बॉम्ब से अचानक ही, उसके जो गोश्त वगैरह है तो इतनी इतनी से हर जगह पे ऐसे गिर गया। मतलब एम्बेसी को, पूरी इंडियन एम्बेसी लोग ही बाहर आए थे, कभी ये दोनों जस्ट निकले तो ये दोनों तीखे कि नहीं है, ऐसे हुआ था वहाँ पे। अगर हम पीछे रहते तो हम भी, मैं और मेरे भाई भी सीधे ऊपर को चले जाते हैं। हम भी वहाँ पे अचानक ही हो जाता है। मस्जिद बोलते हैं हम, सबसे पाक जगह हमारी मस्जिद है ना। हाँ, जहाँ नमाज मस्जिद में पढ़नी है। जाके सर बॉम्ब से उड़ा देते हैं मस्जिद में। पहले पुराने ज़माने ये में क्या लैक ऑफ एजुकेशन है उनका, ये कि उनको एक खौफ होनी चाहिए। मतलब यार जो एक कि आपने सारा फोटो देखी थी, तालिबानी था, उसने कपड़ा बांधा हुआ था सिर पे और एक लाइब्रेरी में खड़ा, बंदूक नीचे रख के और हाथ में बुक पकड़ी हुई है उसने। एक फोटो बहुत वायरल हुई थी ये। वही वो कुरान शरीफ, आप मानते हो ना, कुरान शरीफ हमारे लिए सबसे ज़्यादा पाक है। हम बिना वज़ू के कुरान शरीफ हाथ में नहीं लेते हैं। किसके बिना? वज़ू के, हमारे में तारत वो बोलते हैं उसको। हाथ पैर धो के साफ सफाई करके ना, हम वुजू उसको वुजू। हाथ भी नहीं लगाते। मैं इसलिए आपसे बार बार पूछता हूँ ताकि जो लोग सुन रहे हैं उनको क्लियर हो जाए। हम हाथ भी नहीं लगाते हैं। कभी कभार ये इनको मैंने बताया हुआ है कि जो मैंने घर पे कुरान शरीफ रखा हुआ है तो ये हाथ नहीं लगाते। मैंने इनको पहले बताया हुआ है कि बिना वज़ू के हाथ नहीं लगाते कुरान शरीफ में। फिर जो वहाँ पे मतलब कुरान शरीफ में लिखा हुआ है ना कि जैसे फुटबॉल खेलना हराम है हमारे लिए। फुटबॉल खेलना कुरान शरीफ, अच्छा लिखा हुआ है। हाँ, ये किस लिए हराम है, इसका ये कि जो शिया लोग हैं ना, जो अपने महरम, सुना होगा ना कि अपने आप को मारते हैं मुहर्रम में। हाँ, वो इसलिए मारते हैं। जो पीर पैगंबर की जो बच्चे थे, मतलब हसन, हुसैन, फातिमातुल ज़हरा, जितने भी थे, उन्होंने क्या किया था, उनके सर के साथ फुटबॉल खेला था जो शिया लोग था। वो तब से कुरान शरीफ में हराम है कि फ़ुटबॉल खेलना हराम है। हाँ जी। एक वहाँ पे एक वो गेम वगैरह होते हैं, हमने देखा होगा, गोरे वगैरह पे बैठ के वो बकरे का मीट लेके, मतलब कितनी दूर तक जिसने पहुँचाया वहाँ पे उसकी जीत हो जाता है। वो भी हराम है अफ़गानी लोगों का, क्योंकि उन्होंने उस ज़माने में हमारे पैगंबर के साथ उन्होंने ये किया था, उनका गला काट के उन्हीं की लाश के साथ खेला था शिया लोगों ने। वो तब से वो अपने आप को इसीलिए मारते हैं कि उनके जितने भी गुनाह हैं वो अल्लाह माफ़ कर दें। तब से वो रूल चल रहा है वहाँ पे। फिर ये तालिबान जो बोलते हैं ना कि ये नहीं करना, ये हराम है, लेडीज़ को बाहर नहीं निकलना है, ये हराम है, फिर वो क्यों कर रहे हैं? बंदूक लेके कुरान शरीफ हाथ में रख रहे हैं, वो उनके लिए हलाल है? अभी पीछे मैंने टेलीग्राम डाउनलोड किया था, वो टेलीग्राम, हाँ जी। मैंने सोचा ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मैंने इनको व्हाट्सअप किया, मैंने बोला इसमें क्यों मैसेज कर रहे हो, तो सीधा कॉल ही कर दो आप मुझे। फिर बोलते हैं सारा मैं नहीं हूँ वो, तू ध्यान से देख ले कौन है। फिर सीधा कॉल ही आया, बोलता है एक नसीहत देना है तुम्हें। मैंने बोला बताओ कौन सी नसीहत देना है। फिर बोलता है तुमने अच्छा नहीं किया, मतलब हिंदू के साथ शादी करके। हमारे में जो लड़का है वो हिंदू के साथ, कोई भी काफिर के साथ शादी कर सकता है, लेकिन लड़कियां नहीं कर सकता है। बोलता तुझे शर्म नहीं आती उसके साथ रह रही हो। फिर मैंने उसको बोला मेरी लाइफ है, मैंने एक बात बताओ, मैंने 12 साल की लड़कियों की ज़बरदस्ती शादियाँ करवा रहे हैं। मैंने ये वो लिखा हुआ है कुरान शरीफ में कि कोख में रिश्ते, कोई बच्चा कोख में है उसमें उसका रिश्ता तय कर दिया है, लड़की होगी तो इसके साथ हो जाएगा। मैंने वो लिखा हुआ है। बोलता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ मैंने तो फिर कौन सा मुस्लिम है? यार मैं ना बीते दिन एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, यहाँ पे तो वो बैन है, इलीगल है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो आप अगर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे कि उसके पेट पेट में ये जेंडर कि उसका लिंग क्या है, जेंट्स है, मेल है, पैदा होने वाली है। तो वहाँ पे कुछ मैं देख रहा था डॉक्यूमेंट्री में, वहाँ पे देख सकते एक गायनेकोलॉजिस्ट थी, वो बता रही थी कि ये लड़का है जी आपका।
ऐसा नहीं होता कि अगर ये नहीं, वहाँ पे तो पहले वो पता करवा देते हैं जब 5 महीने का हो जाता है ना, मतलब जो लिदीज के पेट में, उनकी माँ के पेट में, तो वो पहले जाके चेकअप करवा देता है कि लड़का है कि लड़की है, वो पहले पता चल जाता है उनको। और अगर वहाँ पे इलीगल नहीं है, और लीगल अगर है। लड़की हो तो लड़की हो तो पुराने ज़माने में तो जान से मार देते हैं लड़कियों को। फिर लड़की हो तो पूरी ज़िंदगी वही रोना धोना वहाँ पे, वही लाइफ, फिर बर्बादी है, और क्या है सर वहाँ पे, ऐसा ही है वहाँ पे। लड़के को देख के क्या कहते होंगे? जैसे हमारे यहाँ कहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, तो यहाँ वहाँ पे क्या कहते हैं? मेरा बेटा तालिबान बनेगा। नहीं, वहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि अगर लड़का हुआ तो आर्मी में गया तो फिर भी वो जान से मार देंगे वो। अगर किसी तालिबान में शामिल हुआ तो वो सीधा बोल देंगे चलो ठीक है, तालिबान की तरफ से तो हमारे परिवार में कोई अटैक नहीं करेगा। मतलब खुश हो जाते हैं कि हमारा लड़का उनके साथ काम कर रहा है, कि हमारी फैमिली सेफ है। ये कभी बदलेगा नहीं अफगानिस्तान। कैसे? जब मेरी नानी बोलती थी ना, रशियन के टाइम, रशियन, यूएसएसआर, यूएस ने रशियन, हाँ हाँ रशियन के टाइम बोलती थी कि मेरी नानी के इतनी आरामी थी, मतलब अफ़गान में लगता ही नहीं था कि यहाँ पे कोई जुल्म हो रहा है। तो लड़कियाँ अफ़गान के शॉर्ट्स पहन के घूमती थी हमारे टाइम में। जब रशिया थी हाँ जी, इन्वेड रशिया किया था, ओके। हाँ, बोलते बट थे। उस टाइम पे भी तो सारा ऐसा था ना कि अफगानिस्तान जियोग्राफिकली देखा जाए तो हमेशा से यूएस ने अगर अपनी हेजेमनी मोनोपोली बनाने की कोशिश की तो उनके लिए अफ़गानिस्तान सबसे मेन था, रशिया के लिए भी मेन था अफ़गानिस्तान। तो इन्वेड कर गया रशिया, अंदर आ गया, लेकिन ये जो बीज लगाया उसामा बिन लादेन जैसों का, है ना, मुल्ला वो कौन से थे वो, मुल्ला उमर बोलते हैं। मुल्ला उमर, उनकी आंख उड़ा दी गई थी बॉम्ब से उड़ गई, है ना, मुल्ला उमर, ये सब जो से थे, ये वेपन्स मुहैया करवाने सब कुछ जो से थे, ये तो यूएस ने करवाना शुरू किया ना, और हार के फिर वहाँ से रशिया को नहीं जाना सर, ये यूएस ने करना शुरू नहीं किया। जो ये बिन लादेन थे वो पाकिस्तान का, वहाँ से उसने वो शुरुआत किया था, वो पाकिस्तान का था, यूएस का नहीं था वो। मतलब यूएस, ऐसा कहते हैं कि यूएस फंडिंग करता था पाकिस्तान को, और मतलब डायरेक्टली वो रशिया के साथ फाइट में नहीं आ सकता था, इसलिए उन्होंने बैक फुट पे रह करके पाकिस्तान की मदद से तमाम चीज़ों से उन्होंने वो सारी हाँ चीज़ें की। जी। तो आप कह रहे हो कि जब रशिया का था उसमें, जब रशियन के टाइम था, जब मेरी नानी बोलती थी ना, बोलती थी कि लीडीज़ जो यहाँ के अफ़गानी लीडी वो शॉर्ट्स पहन के घूमते थे। जब तालिबान के हाथ से अफ़गान को छुड़वाया था रशियन लोगों ने, बोलते हैं उस टाइम में बहुत अच्छा था। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, रशियन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था। जब उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ तो उनको निकालना ही था अफ़गान से, जाना ही था। फिर उसके बाद यूएस आया। यूएस के टाइम भी बहुत सही था सर, ऐसा नहीं कि यूएस के टाइम में भी क्राइम हो रहा है, ये हो रहा है, थोड़ा बहुत ठीक था यूएस के टाइम में भी, मतलब थोड़ा बहुत डर होता था तालिबान को। फिर यूएस के टाइम में भी क्या क्या उन्होंने, मतलब जो लड़की पसंद आई उन लोगों को ज़बरदस्ती उठा के लेके जाने लगी। यूएस के लोगों ने जो लड़की पसंद आई यूएस की आर्मी वाले, हाँ उठा के लेके जाने लगे। अफगानिस्तान की कोई लड़की उनको अगर उनकी नज़र में आ गई तो वो उठा लेंगे, उठा के लेके जाने लगी वहाँ पे। एक वहाँ पे दोस्तुम था, जंगराल दोस्तुम, शायद आपने सुना भी होगा। वो उनका नाम सुन के भी तालिबान भाग जाता है। जंगराल दोस्तुम, दोस्तम, ये कौन थे भाई साहब? ये था मतलब जो करज़ई के टाइम पे था, करज़ई उसके राइट हैंड था वो। अभी उसकी लास्ट जब तालिबान और अटैक कर रही थी अफगानिस्तान पे, पूरे राज्य बना रही थी, तो एक गांव था ना, वो काफ़ी टाइम तक फाइट लंबी चलती थी। वो उसका बेटा था, वो उसका बेटा था, दोस्तुम का बेटा था वो, जो चाहता था कि यूएस आर्मी उससे डरती थी। हाँ, पंशीर जगह, पंशीर मासूद का बेटा मसूद, था हाँ, वो, उसका बेटा था। मासूद का था वो। फिर जो दोस्तुम का लड़का था वो बौतर दोस्तुम बोल के, वो भी उसी के साथ ही मिला हुआ था, साथ इकट्ठे मिलते कि हमें कब्जा नहीं होने देना तालिबान का। जो दोस्तुम है वो तो जौजजान से है, जो हमारे शहर से, वो उज़्बेक किया हुआ। वो ये चाहता था जो आदि अफ़गान है तो वो बिल्कुल मतलब यूएस की तरह बनाए, जिस तरह लोग वहाँ पे घूम रहे हैं, जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो, हाँ अपनी मर्ज़ी से जिए यहाँ पे लोग। जो अशरफ गनी के टाइम पे था, उसने क्या किया था, दोस्तों के साथ गद्दारी किया था उसने, मतलब प्रधानमंत्री था अशरफ गनी, हाँ प्रधानमंत्री था आपका, वोट वगैरह लेने के लिए दोस्तों की मदद लिया था उसने कि तो मेरे राइट हैंड बन जाओ, और मतलब जैसे तू चाहती है, तो जितना तुम्हारे शहर है, गांव है, तो इस अपने हिसाब से बना दे उसको।
जब वो जीत भी गया, मतलब जीतने के बाद उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा के उसको अफ़गान से निकाल दिया था दोस्तों को। वो फिर वापस आया अफ़गानी लोगों की वजह से, वो फिर वापस आया। वापस आने के बाद फिर उसके टाइम में तो इतनी तालिबान की हिम्मत नहीं होता था कि वो अटैक ही कर लें। मतलब जितनी भी फारियाब, जौज़जान, कुंदूज़ जितनी भी था, जो काबुल के हाफ मतलब बातगीज़ हो गया, वहाँ पे इतनी हिम्मत ही नहीं होता था तालिबान का कि यहाँ पे आके वो हमला कर दें। जब उसको निकाल दिया, जो अशरफ गनी था हमारा प्रेसिडेंट था, उन्होंने क्या किया, मतलब पूरा देश को बेच दिया तालिबान को। जब उसको निकाल दिया पूरा देश लास्ट ही वो बेच भाग दिया। भी गया ना, वो हेलीकॉप्टर पे ऐसे हाँ, वैसे सब क्योंकि इकट्ठे करके। जितने भी लोग मरता था ना वो खुश होता था। जो अशरफ गनी था हमारे प्रेसिडेंट था, वो बोलता था कि जितनी भी आर्मी लोगों के पास बंदूकें वगैरह था, जब मेरे लास्ट टाइम मैंने बताया था ना मेरे पापा को 2 गोली लगी है, जब उन्होंने कॉल किया था पीछे के ऐसे अटैक हुआ है तो भेजो, पुलिस वाले भेजो, ऐसे अटैक हुआ है हमारे ऊपर तो मदद के लिए भेजो। किसी ने नहीं हेल्प किया मेरे पापा का, क्योंकि उन्होंने एक ही बात बोल दिया कि हमारे पास परमिशन नहीं है बंदूक चलाने के लिए। ये ओसामा बिन लादेन, वो सबसे ख़तरनाक मेन जो बंदा था तालिबान का, जितने भी मुजाहिदीन आप बोलते हो ना, मेन बंदा था वो उसामा बिन लादेन मतलब था। इतना खतरनाक था कि उसको यूएस ने खड़ा किया और बाद में उसने 9/11 करवा दिया, है ना। और बाद में यूएस आर्मी ने अफगानिस्तान में उसको ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला। बाद में वो पाकिस्तान। सारे शो ऑफ था सर, अच्छा, सारे शो ऑफ था, ऐसा कुछ भी नहीं तो था। क्या खतरनाक कैसे था ओसामा बिन लादेन का, वो बताओ। मतलब ऐसा ऐसा था, वो मतलब इंसान को इंसान ही नहीं समझता था। वो समझता ही नहीं था कि ये इंसान है, ऐसे ही जानवर था वो ये चाहता था कि एक डर हो, जितने भी अफ़गानी लोग हैं उनके दिल पे ये डर हो कि कुछ करने से पहले 1000 बार सोचे कि क्या करना है। पर कई लोग कहते हैं जैसे मुल्ला अब्दुल्ला मुल्ला अमर मुल्ला मुल्ला उमर, मुल्ला उमर, सॉरी, जिसके एक आँख नहीं है वो। उसको लेकर के लोगों में काफ़ी इज्जत है। नहीं है सर, वो उसकी बात तो वही बना था ना, मुल्ला उमर बना था बिलादन की बात, उसी की लोग था वो भी, उसकी बात वही था। अब जितने भी वहाँ पे तालिबान वो मर जाते हैं ना, तालिबान एक अफ़गान से नहीं है सर कि मैं बोल दूँ कि अफ़गानी लोग ही तालिबान है। आप अगर उसमें देखोगे ताजिकिस्तान का है, कज़ाकिस्तान का है तालिबान, इराक का है और जो छोटे दाइश छोटे वाला, छोटे छोटे कबीले टाइप होते हैं ना, हाँ जैसे जी, वैसे हैं ये, हाँ? पाकिस्तान का है उसके बीच में, अलग अलग जगहों में से है वो तालिबान। ऑर्गेनाइजेशन है, तालिबान एक ऑर्गेनाइजेशन हाँ, है। इसमें मतलब लोग जुड़ते जा रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, अब कोई कहीं से आ पीछे रहा है। जो यूएस के लोग को निकाला गया तो जितनी भी बंदूकें वगैरह आपने देखा होगा, कितने मतलब महंगे महंगे बंदूकें हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो तालिबान का। ये सारा कुछ राशियन ने प्रोवाइड किया हुआ है उनको, यूएस को भगाने के लिए राशियन औरतें भी तालिबानी होती हैं? हाँ जी सर, औरतें भी वहाँ पे वो भी इतनी तालिबान। जालिम होती हैं? हाँ जी, वो भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनको बचपन से सिखाया जाता है ना। जब तालिबान का जब बच्चा होता है ना, उनको मतलब 5-6 साल की उम्र में उनको सिखाया जाता है इंसान को कैसे मारना है। इंसान को 5 साल के बच्चे को बोल देता है इसका गला काट दो, बचपन से उसको ऐसे सिखाया है, ऐसे ट्रेनिंग देता है, तो वो उसकी नज़र में तो कुछ रहेगा नहीं फिर। पुराने टाइम में भी हमारे साथ ऐसा होता था, जब समा था हरी सिंह नलवा जी का, याद है आपको हरी सिंह नलवा? हाँ। तो उनका टाइम भी था, तो अफगानी औरतें तब भी लड़ा करती थी जंगों में आके। तो वो उनसे इतना प्रभावित हो गई थी एक अफगानी औरत, तो कहती मैंने हरी सिंह नलवा तेरे नाल ब्याह कराना है। हरी सिंह ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਜਾਬਾਜ਼ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣੂਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਜਵਾਕ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ, ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ।
उस टाइम से भी लड़ाई इस तरह ही चलती रही है। उनको पता था कि शुरू से सरदार लड़ाई लोग ना शुरू से। औरतों और बच्चों पे जुल्म नहीं करते। मेरे को ये भी नहीं है, मतलब वो उम्मीद भी नहीं है कि कभी अफ़गान आराम हो, मतलब ऐसे लोग आज़ादी से जी ले वहाँ पे। मुझे कभी ये उम्मीद भी नहीं है। कभी कभार मैं इनको बोल देती हूँ कि चलो काबुल घूम के आते हैं हम जाने का मन करता है कभी कभार। काबुल क्या खास है वहाँ पे? काबुल जो कब्रें ही होंगी तू जहाँ लेके जा रही है ना। जैसे आपने हिमाचल देखा है ना, मकबरा तो नहीं वैसे ही बनवाएगी है मेरा। काबुल। जैसे पहाड़ों में घर घर बनाया हुआ है, हिमाचल जैसा ही है। जाने का मन करता है, घूमने का मन करता कभी है कभार करती है कि मैं इनको बोल भी देती हूँ कि चलो घूम के आते हैं। अगर अफगान हस्तियां भी नहीं आड़ देनी अगले ने, है कि नहीं? बट आप जा नहीं सकते ना नहीं सर, उनको, मतलब ऐसे पता लगेगा कि सारा यहाँ पे आज मैं टिकट करवा दूँ आज ही पता लगेगा कि अच्छा ये दोनों आने वाला है। आओ मेहमान पता नवाजी नहीं सर करेंगे। कैसे पता लग जाता है उनको, ये नहीं पता लग, तगड़े विल्ले बहुत विल्ले बंदे हो। पता नहीं कैसे पता चल जाता है, ये भी मुझे नहीं पता कि कैसे पता। ਯਾਰ ਕਿੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਾਬੁਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਵੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਟ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। दिल च फिर ज्यादा आंदा है कि यार नहीं जाना, फिर ज्यादा याद आंदी है उन चीज़ों अभी बारे। 2 महीने बाद मेरे भाई की शादी है। मेरी मासी की लड़की ने बताया, जावेद जो मेरे भाई है और उसकी शादी है। मैं कार्ड ना भेज दो, कार्ड नहीं हो गया, मौत का फरमान हो गया। मेरी मासी बोल रहे हैं कि मेरी मासी की लड़की बोल रही है कि दीदी जाना है, बोलते वो मुझे भी बोल रहा है तुम भी आ जाओ और अपनी बहन को भी बोल दो वो भी आ जाए, अपने हस्बैंड को लेके आ जाए। मैंने तो नहीं जाना, अगर तुमने जाना है मैंने फिर यूएस बोल जाओ कि मैं यूएस वापस जा सकती हूँ। मैंने तो भूल जा। ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। शगन तगड़े शगन पहने ਉੱਥੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਣੇ ਇਕੱਠੇ। ਖਾਣਾ ਮੀਟ ਬਣਾਣਾ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਚਾਕੂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ थे, ਉਹ ਤਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਾ ਕੇ बैठे। ਸਹੀ ਹੈ। अगर मौसम देखोगे अब अफगान का बहुत अच्छा मौसम है, सर्दी बहुत सुंदर है। देश है, मतलब सेफ्टी नहीं है। मेन बात है कि सेफ्टी नहीं है वहाँ पे। ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ यार, जाना था नहीं। ये कभी कभार तेरे भरा दा मुझे ब्याह आ बोल रहा। देते हैं कि मैं अफगान घूम के आऊँगा तुझे पता भी नहीं लगेगा मेरे को अफगान। मैं बोले चलो आप जाओ फिर पता लगेगा आपको। मैं एक दिन मैं ऐसा करूंगा सारा, तेरे घर चला जाऊंगा, है ना, वैसे ही घूमता फिरता मैं तेरे वहाँ से सेल्फी डाल दूंगा कि ये देख तेरे घर में। कह रही सेल्फी छोड़ो, अगर ने अस्थि नहीं आने देनी तुम्हारी कि यहाँ पर दफना के मार देंगे, खत्म कहानी। सही है। वहाँ पे अगर किसी के अपने बच्चे को भी मार दिया कोई पूछता नहीं है क्या मार दिया। लॉलेसनेस है, कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ। ਬੱਚਾ ਮਾਰਤਾ, ਜਨਾਨੀ ਮਾਰਤੀ, ਵੱਟੇ। हॉबी है ना, मार दिया। तूने कितने मारे? मैंने 5 मारे। तूने तो 3 ही मारे मेरे क्या? तो ऐसी चीजें हैं, मेंटालिटी उनकी ऐसी है, मार धड़ाड़, है ना। आप मार सकते हो किसी को? नहीं सर, मैं नहीं मार सकती हूँ सर, मेरे पे हिम्मत नहीं होगा किसी को मार दूँ, क्योंकि जो मेरी पापा है तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया हुआ है। मेरे से नहीं होता सर। हाँ कभी कभार मजाक में बोल देती हूँ इनको, अच्छा अफगान के साथ पंगा ले रहे हो लेकिन मेरे से नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि जिस हालात में मेरे पापा ने बड़ा किया हुआ है तो मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसे लूडो में गिटी नहीं मरती, बंदा मेरे पापा ऐसे थे ना कि मतलब उनका जो सोच था अफ़गानी जैसा नहीं था उनका, क्योंकि वो बोलता था मेरे बच्चे जहाँ पर भी है तो अगर वो खुश है तो मैं खुश हूँ, ऐसे सोच था मेरे पापा का। क्योंकि अगर मैं 9th में थी तो तब भी मतलब जितनी भी रिश्तेदार था वो बता रही थी बस बहुत हुआ पढ़ाई लिखाई, अब उसको बोल दो स्कूल से आ जाए, अब बहुत हुआ। लेकिन मेरे पापा हर दम मेरे साथ दिया था कि नहीं मेरे बच्चे हैं वो पढ़े लिख के कुछ बन जाए, अनपढ़ ना बने मेरी मम्मी जैसा। मेरी मम्मी का जो सोच है तो उनके जैसा ही है कि हाँ जो चल रहा है तो सही चल रहा है। तो फिर ये आपके फादर साहब पढ़े लिखे थे, आपके मदर ने नहीं वो तालीम हासिल किया ना, तो कैसे आपस में कैसे वहाँ पे जुड़ कैसे गए ये? मेरी और मेरी मम्मी का आपने वो मूवी देखा है लैला मजनून? अगर मेरे पापा और मम्मी को आप देखोगे आप बोलोगे रियल लैला और मजनून यही है, हाँ। जांच रखते हैं एक दूसरे पे। अच्छा। ऐसी थी मेरी मम्मी और पापा। हम देख के हम खुद भी खुश हो जाते कि इतना प्यार है पापा और मम्मी के बीच में।
तो मेरी बारी क्यों बदल गई? लड़ाई कभी नहीं होती थी मेरी पापा और मेरी मम्मी के बीच में, कभी लड़ाई नहीं होती थी। ऐसा था, हम सोचते थे कि जो रियल हमने मूवी देखा है तो यहाँ पे मेरी और पापा और मेरी मम्मी का वो बनाया हुआ है, कहानी बनाया हुआ है, ऐसा थे। तो अपना पास ही देख ले तेरी मम्मी। 7 साल हो गया, मेरी पापा शहीद हो गया। जैसे 7 साल के अंदर अभी तक मेरी मम्मी ने किसी के साथ शादी भी नहीं किया हुआ है, किसी की तरफ दिखती भी नहीं है। वो बोलते हैं जो भी है, मतलब जो मेरे भाई लोग हैं तो यही है मेरे लिए सब कुछ। जब मेरे पापा शहीद हो गया तो उस टाइम में मेरे अंकल काफ़ी ज़मीन को लेके वो करने लगी मम्मी को कि घर से निकाल दो इसको, क्योंकि हस्बैंड मरने के बाद तो उस औरत की कभी जीने का उम्मीदें छोड़ देते हैं, बहुत बुरी तरह से उसके साथ बिहेव होता है। फिर वो बोलने लगा कि ये तो जाके किसी के साथ भी शादी कर लेगा अपने बच्चों को छोड़ के। अच्छा। हाँ, ऐसे बोलने लगी, क्योंकि जब मेरे पापा ने जितनी भी ज़मीन वगैरह लिया था तो हम सब के नाम पे अलग अलग ज़मीन लिया था मेरे पापा ने, कि कल को अगर मैं नहीं रहूँ तो मेरे बच्चे ज़मीन को लेके ना लड़े आपस में। तो हमें समझाने लगे कि ज़मीन जितनी भी ज़मीन है तो अब अंकल के नाम पे कर दो, तुम्हारी मम्मी तो 2 दिन में छोड़ के चले जाएंगे तुम लोगों को, इसका तो कोई भरोसा नहीं है। तो हमारे जितने भी नाम पे, तो हम सभी भाई लोगों ने अपनी मम्मी के नाम पे किया हुआ है, जितने भी हैं। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਬਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਯਾਰ, आगे बढ़ गए गल्ला। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਰ? नहीं, बहुत अच्छा लगा सर। मैं तो यही दिखाना चाहता हूँ अपने लोगों को, अपने ऑडियंस को, कि हाँ पहले बहुत डिप्रेशन में तो काफ़ी सपोर्ट मिला, आप जैसे सहयोगियों से, लोगों से मिले, बातचीत हुई तो काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आने लगे, नहीं हम लोग साथ हैं, सब कुछ ठीक सारा हो वो जाएगा। किसने किया था फ़ोन? कोई सिख जेंटलमैन ने फ़ोन किया था आपको? क्या कहा था उन्होंने? किसी हाँ कि अमृतसर आ जाओ, यहाँ पे रहते अमृतसर आ हैं। जाओ, वो हमारी प्रोफेसर थे, हाँ प्रोफेसर थे वो किसी कॉलेज कॉलेज का। में। हाँ हाँ, वो बता रही थी कि आंटी, अभी भी बात होती है, कभी कभार कॉल करते हैं वो हाल चाल पूछने के लिए कि मेरी कोई बच्ची नहीं है, एक्चुअली उनके कोई भी मतलब औलाद ही नहीं है उनका। उन्होंने बोला कि सारा को मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ, तो आप दोनों इधर ही आ जाओ, मेरे पास ही रहो। हाँ, काफी कई एक जगह से नहीं, काफी जगह से आए, इंडिया के कई कौनों से, जैसे यूपी से भी आए, यहाँ तक कि कह रहे यहाँ आ जाओ, कौन तालिबान आ रहा हम देख लेंगे। मैं ठीक है भाई। तो कई जगह से कॉल आती, रांची थी एक जगह, रांची से आ रही थी, 1-2 बेंगलोर से भी आई हैं, काफी जगह से कॉल। सारा जैसे हमारे यहाँ पे बड़ा आजकल ये चलता ना, गैंगस्टर गैंगस्टर गैंगस्टर। हाँ जी, मुझे डर नहीं लगता सर, मैं इनको भी बोल देती हूँ कि बोलते हैं अच्छा यहाँ पे ऐसे हुआ है, उसको इसने मार दिया, जैसे दिल्ली में वो सीन हुआ था, मुस्लिम लड़का ने उसको मार दिया था। हाँ, फिर ये बोलता है देख ले उसके हस्बैंड ने ऐसा किया। कभी कभार मजाक वगैरह कर लेते हैं ना, बोलता है ये क्या चीज़ है यार, इससे बदतर मैंने देखा हुआ है, मेरे लिए आम बात है, क्योंकि हमने जिस हालात में वहाँ पे देखे हुए तो ये आम बात है। गैंगस्टर गैंगस्टर ये बोल देते हैं, बोलते वो क्या होता है गैंगस्टर? असल गैंगस्टर देखोगे तो अफगान में जाके देखो कि माफिया वो तो यार, माफिया वहाँ पे क्या हो रहा है। मुझे इतना डर नहीं लगता। गैंगस्टर ही क्या है पंजाब ये में, बात आपसी है रंजिशें सर। हैं ये लोगों की। गैंगस्टर वैंगस्टर ये आपस सारे पहले दोस्त ही थे, ये आपस में बस मुझे रंजिशबाजी एक में चीज़ लड़ने से झगड़ने लग डर गए। लगता है सर, किसी को अगर बुरा भी ना लगे, जैसे हमारे वहाँ पे तालिबान दाढ़ी वगैरह रखते हैं ना, यहाँ तक का लंबा लंबा कुर्ता पजामा डाल देता है, कई बार मैं देख लेती हूँ ना यहाँ पे, मुझे डर लगता है, वाकई में डर लगता है। मैं बोलती हूँ अच्छा ये इनको बोल देता हूँ हाँ, ये एक ज़रूर बार कोई तालिबान क्या होगा। हुआ, बिरयानी लेने चले गए तो 4-5 नए नए लोग दिखे, वो भी अफगानी थे। अफगानी थे। तो हम बाइक से जा रहे तो 4-5 वहीं पे बिरयानी ले रहे, ये देख के डर गई, इतनी गाड़ी करी नहीं लग रहे हैं, ये चेहरे नहीं हैं, यहाँ से चलो, यहाँ से चल लो, यहाँ से नहीं बिरयानी लेनी। तो काफ़ी देर बाइक लेके घूमती है पागलों की तरह कि चले जाए तो ले, कहती नहीं वहाँ से लेनी ही नहीं है। तो मैं कहा क्या करे, करी दाल चावल बना लूँगी, घर चलो। क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि डर उस टाइम पे एक मन में डर बैठा हुआ था बहुत। हाँ, अभी भी लगता बाहर है जाते तो पहले हम क्या होता है ना, आदमी नॉर्मल आदमी बाहर जाएगा तो दुकानें देखेगा कि आज ये खा ले या कुछ खा ले, मेन्यू देखेगा, तो हम चेहरे देख रहे होते थे लोगों के, कोई नया तो नहीं दिख रहा, सब जान पहचान वाले ही दिख रहे हैं ना, जिनको हम मतलब अक्सर देखते हैं मार्केट में, चेहरे दिखते हैं, कोई नया चेहरा दिख जाए तो अंदर से डर महसूस हो रहा है कि चलो यार निकले यहाँ से। अभी भी मैं जब देखती हूँ ना दाढ़ी उन्होंने लंबे लंबे किसी ने रखा हुआ, मेरे को डर लगता है, बोलते हैं अच्छा अफगान के तालिबान तो नहीं आए यहाँ पे। मुझे डर लगता है। थैंक यू सो मच सारा, थैंक यू सो मच नीरज। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल एड्रेस शीट के जो दर्शक हैं,
आप उनके साथ रूबरू हुए और बहुत ऐसी बातें अफ़गानिस्तान को लेकर के ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, वो चंगा लगा। और जे ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੇਰਹਿਮ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਵਸਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਜਾਨ ਛਿੜਕਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਾਇਨੇ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇ YouTube 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਐਡਰੈਸ ਇਟ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ फ़ोन ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਸਦ ਲੰਕੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਹਜ਼ਰਾਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਸਦ ਲੰਕੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਖਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਸਰਚ, ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਡੀਪ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬੇਸਡ ਵੀਡੀਓ ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ WhatsApp ਖੋਲ੍ਹੋ, ਉੱਥੇ ਅਪਡੇਟਸ 'ਚ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਐਡਰੈਸ ਇਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।